हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज जो है हम लोग ओवरव्यू ऑफ रिटेलिंग का यूनिट नंबर 4 आज वन शॉट कंप्लीट करेंगे। इनफैक्ट मैं काफी सारे यूनिट्स जो है वो कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगी। जितने भी यूनिट्स कंप्लीट हो पाएंगे एक ही वीडियो के अंदर मैं उतने जो है यूनिट्स कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो बेसिकली टाइम बहुत कम है, तो मैं जल्दी जल्दी सिलेबस करा रही हूँ ताकि आप लोगों को जो है एग्जाम से पहले दिक्कत ना हो। तो यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे BRL 101 का। अगर आपका सब्जेक्ट कोड जो है BRL 001 है या BRL 101 है तो सब्जेक्ट जो है बिल्कुल सेम है एंड टॉपिक भी बिल्कुल सेम है। तो बेसिकली अब आपको स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ मुझे शो करना है। जैसे कि आप ये कुछ गेस्ट पेपर्स देख रहे होगे, जैसे ये एनवायरमेंटल स्टडीज का है, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनकी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर बैक आ जाती है, खास करके ईवीएस में आती है। तो मैंने गेस्ट पेपर कुछ सब्जेक्ट्स के रेडी करा दिए। वैसे तो काफी सारे सब्जेक्ट्स के कराए हैं, लेकिन ईवीएस में मैंने पूरा ध्यान दिया है। और किस तरीके से ध्यान दिया है, ये अगर आपकी यूनिवर्सिटी कोई भी है, ठीक है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही, लेकिन आपके फायदे की चीज है। अगर आपको सही लगे तो आप बाय कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, कोई कंपल्जन नहीं है कि लेना ही लेना है। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। थोड़े से इसके बेनिफिट्स बता देती हूँ, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता पढ़ने का। ठीक है, और ईवीएस की जो बुक है उसके अंदर काफी कुछ लिखा हुआ है। और हमने ये जो गेस्ट पेपर रेडी कराया है उसके अंदर किस तरीके से इसको रेडी कराया है वो मैं थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे जो भी आपके जो क्वेश्चंस है, ठीक है, जो भी आपके प्रीवियस पीवाईक्यू के जो क्वेश्चंस थे, जो टॉपिक थे, वो वाले क्वेश्चन हमने डिटेल में समझाए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमने डिटेलिंग दी है हर एक चीज की, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आए तो आप अटेम्प्ट कर पाओ। क्योंकि इग्नू वाले स्टूडेंट का पेपर एमसीक्यू है और उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा, इस वजह से जहां से पीवाईक्यू जो टॉपिक बनते हैं वही वही टॉपिक हमने सिर्फ इसके अंदर कवर किए हैं। साथ ही साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, सिर्फ वही वही पढ़ना है जहां से पीवाईक्यू बना है। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो भी बनाऊं और इसको वीडियो की मदद से पढ़ाऊं। वैसे तो मैंने वन शॉट कंप्लीट करा दिया है। जो बीकॉम एफ वाले बच्चे हैं उन लोगों को खास तौर पे सुनना है, क्योंकि वो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं और उन्हें पता होना चाहिए कि थोड़ा बहुत एमसीक्यू में मेहनत ज्यादा लगेगी। इस तरीके से हमने पीवाईक्यू के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कवर कर लिए। अगर आपका, और साथ ही साथ हमने जो और इसके अंदर जो बेनिफिट प्रोवाइड हो रहा है वो है लास्ट ईयर बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो है आने की संभावना पूरी पूरी है। ठीक है, तो हमने पहले यहाँ से क्वेश्चंस भी ले लिया और इसके आंसर्स भी ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से लास्ट 3 इयर्स के पेपर भी सफिशिएंट रहते हैं, जो कि आपके सामने है। तो हमने क्या करा है, पूरा एक कॉम्बिनेशन रेडी करा दिया है, सो दैट आप जो है आपको एमसीक्यू भी आप करके जा सको और यहीं के टॉपिक जो है, इससे जो रिलेटेड टॉपिक है वो भी हमने थ्योरी बेस पे कवर कर दिए। तो इस तरीके का हम लोगों ने कुछ गेस्ट पेपर रेडी कराया है। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसके ऊपर जल्द से जल्द इसी से आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगी, क्योंकि एमसीक्यू है और तो मुझे थोड़ा डिटेलिंग देनी पड़ेगी इसकी। और अगर आपने वन शॉट नहीं देखा तो मोस्ट प्रोबेबली इसका वन शॉट देख लो। और भी सब्जेक्ट्स के रेडी करा दिए। जिन बच्चों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चाहिए तो उनके लिए भी एकमात्र समस्या मैंने दूर कर दी है। ये आपके क्वेश्चन है, इस तरीके से इसको पूरा रेडी कराया है जहां से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत रहती थी कि मैम आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है एग्जाम में 100% आते हैं। ये बात तो बहुत सारे बच्चों को पता लग गई, मैं तारीफ नहीं कर रही, पर बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मैम ये बात तो एग्जैक्टली है ही है कि आपने जो ऑलरेडी क्वेश्चंस बताए थे वो आते हैं, लेकिन उसको ढूंढने में टाइम ज्यादा लगता है। तो मैंने समस्या का हल कर दिया है। ये इस तरीके से जो डिफरेंस हर बार पेपर में छपते ही छपते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये करना है। अगर आपको ये हार्ड कॉपी नहीं चाहिए तो आप इसका पीडीएफ लेके प्रिंट आउट भी कर सकते हो। अदरवाइज जो है, अगर आपको ऐसे सेम एज इट इज चाहिए, प्रिंट आउट खुद नहीं निकालना, डायरेक्ट आपको कोरियर से ये चाहिए, तो ये भी आपको मिल जाएगी बहुत ही रीजनेबल से प्राइस पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको रेडी कराया जहां से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से है। और फॉर्मूले वॉर्मूले हो गए, डिफरेंस हो गए, और ये सब हमने इसके अंदर अप टू डेट डाल दिया है। तो इस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स के रेडी हम लोगों ने करा दिए हैं। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट्स का चाहिए, जैसे आप कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी चाहिए, किसी का भी चाहिए, तो आप लोग जो है कमेंट कर देना, वरना आप लोग सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। कोई कंपल्जन नहीं है कि लेना ही लेना। ठीक है, तो आओ फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात ये आती है, अभी एग्जाम्स आने वाले हैं, इसीलिए मैंने जिनको टेंशन थी उनके लिए समस्या बता दी। अब स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, सोर्सिंग एंड मर्चेंडाइजिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई आपको मैं बुकिश जो लैंग्वेज होती है पहले तो वो बता देती हूँ। उसके बाद मैं अपना शॉर्ट वाला जो एग्जाम्पल होता है ना, हमेशा वाला, जो आपको मैं डेली लाइफ वाले एग्जाम्पल देती हूँ, तो उससे आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा चैप्टर जो है सोर्सिंग और मर्चेंडाइजिंग के ऊपर है, तो सोर्सिंग की एक डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर। थोड़ी सी डेफिनेशन बड़ी लगी, बट समझ जाओगे तो बना के लिख सकते हो। तो सोर्सिंग इज अ क्रिटिकल फंक्शन ऑफ रिटेलिंग। भाई बहुत ही क्रिटिकल फंक्शन है रिटेलिंग की। ठीक है,
Retailing in the process of sourcing, it is important that we keep the checklist while shortlisting the vendor for procurement. A retailer must develop a mechanism based on his business and that indicate how much to order and when to order. तो वो नाम से समझ में आ रहा है कि सोर्सिंग होता क्या है। तो देखो सोर्सिंग में ये होता है कि कोई भी जो भी रिटेलर है वो जो है सामान कहीं ना कहीं से तो बाय करेगा, अपने सामान को बेचने के लिए सप्लायर से तो सामान लेगा। तो आप खुद सोच सकते हो कि जब वो सामान लेने जाएगा तो सप्लायर से क्या करेगा, नेगोशिएट करेगा, कम से कम प्राइस में खरीदना चाहेगा प्रोडक्ट को। क्यों कम से कम प्राइस में खरीदना चाहेगा? क्योंकि देखो अगर मान लो कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ इसका, ठीक है, परमानेंट पेन का मैं एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे सामने यही था तो मैंने इसका एग्जांपल ले लिया। तो अब मान लो कि इसका जो प्राइस है, ठीक है, तो मैं मान के चलती हूँ कि इसका प्राइस होगा ऑलमोस्ट मैं 20 मान लेती हूँ, ठीक है, 20 रुपए का है। तो भाई एक बात बताओ, अगर वैसे तो अभी मेरे को यहाँ पे इसका एमआरपी दिख नहीं रहा, लेकिन मान लो कि अगर ये 20 रुपए का है, ठीक है, लेट सपोज, तो भाई इसके ऊपर अगर एमआरपी 20 रुपए लिखा है और सप्लायर जो है वो रिटेलर को अगर 20 रुपए में ही बेचे, तो क्या सप्लायर लेना पसंद करेगा? वो कहेगा कि मैं आपकी शॉप तक चलकर आया, अपना खर्चा करके आया, ठीक है, और खर्चा करके आया हूँ, पूरा दिन लगा कर आया हूँ, तो अगर मुझे ये 20 रुपए का पड़ेगा और मैं 20 रुपए में ही बेच पाऊंगा तो मेरा फायदा ही क्या हुआ आप तक पहुंचने का, ठीक है। तो यानी कि मैं भी कुछ कमाने के लिए आया हूं, यानी ये बात कौन बोलता है? रिटेलर बोलता है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख दे रही हूँ रिटेलर, ठीक है, रिटेलर। रिटेलर चल के जाता है किसके पास? सप्लायर के पास। तो इन दोनों का जो कोऑर्डिनेशन होता है वही जो है हमारे सोर्सिंग में आता है, यानी कि नेगोशिएट करना। रिटेलर जब नेगोशिएट करता है सप्लायर से और कम से कम जो है वो प्राइस पे मांगना चाहता है, क्योंकि उसको आगे चल के बेचना है रिटेलर को, ठीक है। क्योंकि रिटेलर क्या चाहता है कि कम से कम प्राइस मिलेगा तभी तो वो आगे प्रॉफिट कमा पाएगा, ठीक है। अगर कोई चीज जैसे यही वाली लेट सपोज वो 20 रुपए का भी मैं बताया तो वो जो रिटेलर है वो लेगा नहीं। तो यही 20 रुपए वाली चीज जो होगी जो 20 रुपए में बिकने वाली है, अगर उसको 10 रुपए, 8 रुपए, 7 रुपए, 5 रुपए का मिलेगा तो बड़ी खुशी से लेगा वो, क्योंकि वो सोचेगा कि हाँ भाई 5 रुपए की चीज मैं 20 रुपए में बेचूंगा। तो यही होता है कि सोर्सिंग में, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता था प्रोसेस। अब एक और मर्चेंडाइजिंग की डेफिनेशन है, पहले मैंने दोनों डेफिनेशन वही लिखे हैं जो हमारे चैप्टर का नाम है। द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व बाइंग फ्रॉम डिफरेंट, यानी कि द प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस दैट इन्वॉल्व जिसमें अंदर इन्वॉल्व होती है बाइंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, हम डिफरेंट सोर्सेज के से हम बाय करते हैं, चीजों को खरीदते हैं। मेकिंग दम अवेलेबल टू द कस्टमर एट कन्वीनियंट साइज एट अ प्रॉपर प्राइस इज नोन एज मर्चेंडाइजिंग। देखो भाई होता क्या है मर्चेंडाइजिंग में, क्या होता है कि जो आपका रिटेलर है वो आपके लिए जो कस्टमर है, अब आप मान के चलो ये रिटेलर है, ये सप्लायर और ये कस्टमर है, ठीक है, ये कस्टमर है। तो भाई कस्टमर को सामान अगर चाहिए होगा तो कौन लाके देगा? रिटेलर ही तो लाएगा। किससे लेकर आएगा? सप्लायर से लेकर आएगा, प्रॉफिट वगैरह रखेगा और कस्टमर को बेच देगा, ठीक है। तो ये जो कस्टमर के लिए इतनी मेहनत हो रही है, कस्टमर के कन्वीनियंट साइज हो, प्रॉपर प्राइस हो, उसके लिए डिफरेंट सोर्सेस से सामान को अलग अलग जगह से इकट्ठा करके लाना ही मर्चेंडाइजिंग होती है। आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। और रिटेलर को कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमाना है, सो दैट वो मेहनत कर रहा है। सोर्सिंग प्रोसेस आर एस फॉलो, यहाँ पे अब हमें ये समझना है कि जो सोर्सिंग के प्रोसेस कौन से हैं, ठीक है। तो किस तरीके से सामान जो है वो कस्टमर तक पहुंचता है, आपको यहाँ पे ये समझना है। जैसे मान लो ये आपका जो है वो है रिटेलर, ठीक है, दुकान वाला, दुकान वाला, और ये आपका है कस्टमर, कस्टमर है, ठीक है। ये रहा अपना कस्टमर, ठीक है। तो जो रिटेलर है वो कस्टमर को सामान लाकर दे रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर भी कुछ सोर्सिंग के कुछ प्रोसेस आते हैं। सबसे पहला आता है डिटरमाइनिंग द कैटेगरीज, कि जो आपका रिटेलर है, ठीक है, वो क्या करेगा, आपकी कैटेगरीज को डिटरमाइन करता है कि व्हाट काइंड ऑफ गुड्स वो बाय करे, ठीक है। डिफरेंट वेराइटी लेकर आएगा तभी तो वो सामान बेच पाएगा। कभी आपने ऐसी दुकान देखी है जिसमें सिर्फ एक ही तरह का, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, लेट सपोज ये है, तो ये परमानेंट पेन है, तो क्या सिर्फ रेड कलर में ही लेकर आएगा और कोई कलर में नहीं लेकर आएगा? अगर मान लो कि कस्टमर को कोई ब्लैक कलर चाहिए, कोई दूसरा कलर चाहिए, वो तो चला जाएगा वहां से, दुकान से। और जब एक बार कस्टमर बार बार 2-3 बार आएगा, उसको सामान नहीं मिलेगा, तो वो दोबारा शॉप पे तीसरी या चौथी बार जाके विजिट नहीं करेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि सामान तो मिलता ही नहीं है, टाइम तो वेस्ट हो जाता है। तो व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो है वो खरीदे हमारा रिटेलर, वेराइटीज लेकर आना आएगा। तो यानी कि वो डिटरमाइन करता है कैटेगरीज, कौन? रिटेलर, ठीक है। अगर आप पेपर में भूल जाओ कि हमें समझ नहीं आ रहा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आंसर लिखना है, तो अब ये समझ लेना कि जो भी मेहनत होती है वो रिटेलर ही करेगा, क्योंकि कस्टमर तो सिर्फ पैसा देना जानता है और सामान लेना जानता है।
उसके पीछे के क्या क्या एफर्ट्स हैं वो सिर्फ एक रिटेलर ही बता सकता है कि उसे जगह जगह जाके कम से कम प्राइस में सामान लाना होता है, तभी वो प्रॉफिट कमा पाता है। ठीक है, तो हर चीज के पीछे मेहनत है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ रील्स का, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब आप सोचो कि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, ठीक है, सॉरी, तो कंटेंट क्रिएटर के जो पीछे की जो हम सोचते हैं कि बहुत सारे पर्सन्स के हम देखते हैं कि सब्सक्राइबर हो गए, 5,000 हो गए, 10,000 हो गए, या फिर आपके मिलियंस हो गए, तो हम उसके पीछे की मेहनत कभी नहीं देख पाते। या बहुत सारे बच्चों को मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप खुद भी अगर एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको पता होगा कि एक रील बनाने के पीछे या एक वीडियो बनाने के पीछे बहुत सारी मेहनत लगी हुई होती है। ठीक है, इतनी बात समझ आई आपको? तो यूजिंग द इंटरनेट, और दूसरा पॉइंट क्या था, यूजिंग द इंटरनेट टू गेदर डेटा रिगार्डिंग कैटेगरीज इन डिमांड। और ये भी साथ में रिटेलर का काम है कि उसको ये भी पता करना है कि जो हमारी कैटेगरी है उसमें अलग अलग इंटरनेट से चीजों को कलेक्ट करना, ठीक है, और रिकॉर्ड करना डेटा की क्या डिमांड में चल रहा है, किस टाइप का प्रोडक्ट जो है हमारा यूथ खरीद रहा है या कस्टमर्स खरीदना पसंद करते हैं, फिर वो उसी टाइप का प्रोडक्ट अपने शॉप पर लेकर आता है। कुछ एरिया वाइज भी चीजें होती हैं, प्राइस वाइज भी होती हैं, तो ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी। फिर रिटेलर क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, यानी कि पहचानता है, आइडेंटिफाई द वेंडर और सोर्सेज ऑफ सप्लाई, कि किस तरीके से हमारे जो सप्लाई के सोर्सेज बनेंगे, यानी कि हाई डिस्काउंट हो, नियर बाय सप्लाई हो, बिग, जैसे इसका ना बेस्ट एग्जांपल क्या है, बिग बाजार है, ठीक है। अब बिग बाजार का क्या एग्जांपल है कि वो ना अपने बीच में कोई मीडिएटर नहीं रखता, वो डायरेक्ट सप्लायर से लेता है, ठीक है, डायरेक्ट सप्लायर से सामान लेके कस्टमर को डायरेक्ट देना चाहता है, और उसी जो मीडिएटर वाला जो कमीशन है या इंटरेस्ट है वो किसको, डिस्काउंट की फॉर्म में मिल जाता है कस्टमर्स को, ठीक है। तो सो दैट बिग बाजार में काफी सारे लोग जाते हैं और सोचते हैं कि एक ही छत के नीचे काफी सारी वेरायटी भी मिल जाती है और अच्छे डिस्काउंट भी मिल जाता है, तो क्यों ना जाकर के हम ले लें। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि दुकान वाला कस्टमर के साथ इतना ज्यादा इंगेज तभी हो पाता है, वो कस्टमर तभी बना पाता है जब वो इतने सारे एफर्ट्स लगाता है, ठीक है। विदाउट एनी एफर्ट कभी भी एक दुकान वाला जो है, एक रिटेल आता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है आइडेंटिफाई द वेंडर और सोर्सेज ऑफ सप्लाई, कि हमने क्या करना है, जो रिटेलर है वो पहचानेगा वेंडर्स को और सोर्स ढूंढेगा सप्लाई के, कि किस तरीके से वो अपनी सप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो देखो भाई, रिटेलर क्या चाहेगा, रिटेलर यही चाहेगा कि जो उसका सप्लायर है ना वो उसके आसपास हो और वो उसको अच्छा खासा डिस्काउंट दे, सो दैट उसको बेनिफिट होगा। यानी कि आप खुद सोचो, अगर रिटेलर कोई सामान महंगा, मैंने इसका एग्जांपल दिया, अब ये महंगा पड़ेगा तो वो क्यों ही बेचेगा, अगर उसको कहीं से सस्ता मिलेगा सो दैट ही वो प्रॉफिट कमा पाएगा ना, उसके अंदर अपना प्रॉफिट जोड़ेगा। तो यही सारी चीजें, और जो रिटेलर होता है वो हमेशा यही सोचता है कि जो उसका सप्लायर है ना वो पास हो, ज्यादा दूर ना हो, क्योंकि ज्यादा दूर जाने में बार बार दिक्कत होती है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस लगते हैं, बहुत सारा जो हमारी जो दिन की सेल है वो भी कहीं ना कहीं उस दिन पे कम हो जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं कि वो अपने आसपास का सप्लायर ढूंढना चाहता है, और ऐसा सप्लायर ढूंढना चाहता है जो उसको अच्छा डिस्काउंट दे, क्योंकि अगर रिटेलर को अच्छा डिस्काउंट मिलेगा सप्लायर से, सो दैट ही वो सामान को लेके जाएगा अपने घर तक और रिटेलर जो है कस्टमर को आगे बेच पाएगा, ठीक है। अगर आप पेपर में भूल जाओ ना तो ये 3 चेन याद रखना, RCS की, ठीक है, ये मैं आपको कोड बता रही हूँ। R मतलब रिटेलर, C मतलब कस्टमर, S मतलब सप्लायर, की इस तरीके से चेन चलती है इनकी, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट फैक्टर इफेक्टिंग द ग्लोबल सोर्सिंग डिसीजन, यानी कि अब कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं हमारे ग्लोबल सोर्सिंग डिसीजन में। तो आप सोच सकते हो कि ग्लोबल मतलब पूरे ग्लोब की अगर हम बात करें, ग्लोबली ग्लोबली जब आता है, ग्लोबल वर्ड जब आता है, तो समझ लेना इंटरनेट कनेक्टेड है। इंटरनेट कैसे कनेक्टेड है, अब आजकल आप पढ़ाई कर रहे हो कहीं, कोई दूसरी स्टेट में बच्चा जो है वो बैठ के पढ़ाई कर रहा है, ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियो देख के स्टडी कर रहा है या कहीं की सर्विस ले रहा है, तो ये सब कैसे हो पा रहा है, ये तभी हो पा रहा है ग्लोबली, जो आजकल हम लोग जो इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है और हम आज इंटरनेट पे इतने ज्यादा एडिक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सोर्सिंग डिसीजन जो है वो ग्लोबली सोर्सिंग डिसीजन जो है वो उसके कौन कौन से फैक्टर है। सबसे पहला था कंट्री ऑफ ओरिजिन, यानी कि आपने देखा होगा जैसे बायकॉट हो गया था चाइना के प्रोडक्ट्स वगैरह, तो फिर उसके बाद चाइना के प्रोडक्ट वगैरह में अगर कहीं सस्ता भी मिल जाता है तो हम नहीं खरीदते, ठीक है। ये सारी चीजें आती हैं। उसके बाद आता है जो जो चाइना के प्रोडक्ट के बारे में बता रही थी मैं, तो अब क्या है, फिर मेड इन इंडिया वाले प्रोडक्ट लिखे हुए आने लगे, फिर जापान के भी काफी सारे प्रोडक्ट देखने को मिले। लेकिन जब बायकॉट हो ही गया तो यानी कंट्री ऑफ ओरिजिन पे भी मैटर करता है, ठीक है। फिर टैक्सेस भी आ जाते हैं, ठीक है। हमें ये पता था चाइना से प्रोडक्ट काफी सारे जो इंडियंस हैं उन्होंने बहुत पैसा कमाया है, चाइना से मोबाइल लेकर आए हैं, चाइनीज मोबाइल लेकर आए हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट ले लेके आते थे और यहाँ पे इंडिया में जो है अपनी शॉप्स पे बेचते थे। नेहरू प्रेस इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। चाइना के जो मोबाइल्स है वो बहुत सारे लोग चाइना से इम्पोर्ट करते थे और उसके बाद यहाँ पे इंडिया में आके मार्केट्स में उसको महंगे महंगे रेट्स पे, डबल रेट्स पे बेचते थे, ठीक है।
और इस तरीके से इसका एग्जाम्पल है। और साथ ही साथ जो है आपके टैक्सेस हैं, ठीक है? टैक्सेस भी हैं भाई, जितने ज़्यादा, अगर आप ये सोचो बाहर से अगर आप कोई भी जो है वो इम्पोर्ट कर रहे हो, ठीक है? तो आपको टैक्सेस तो भाई लगेंगे। और ऐसा भी देखोगे ना कि सामान में अगर ज़्यादा टैक्स लग जाएगा, सामान कम मँगा रहे हो, क्वांटिटी कम है और टैक्स ज़्यादा है, तो आप क्यों मँगाओगे? आपको नुकसान है। तो नेक्स्ट पे आता है, जैसे फॉरेन करेंसी पे भी डिपेंड करता है कि आपकी जो करेंसी की जो वैल्यू अगर हाई चल रही है, तो आप जो है वो क्यों ही बाय करोगे, ठीक है? क्योंकि आपकी करेंसी की वैल्यू हाई चल रही है, ठीक है? तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। और अगर करेंसी की वैल्यू लो चल रही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बाय करोगे और आपको प्रॉफिट जो है वो हो जाएगा, ठीक है? तो यानी कि करेंसी की वैल्यू जब अप जाती है तो कोई प्रॉफिट नहीं है, अगर करेंसी की वैल्यू लो है तो आपको प्रॉफिट होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदोगे और ज़्यादा खरीदोगे तो ही आप यहाँ पे बेच पाओगे, ठीक है? अब आता है कंपैरेटिव इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ द सप्लायर सोर्स, ठीक है? तो ये अब ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ पे कुछ कंपैरेटिव यानी कंपैरिज़न होने वाला है, इवैल्यूएशन होने वाला है किसके बीच में, और सिलेक्शन होने वाला है सप्लायर का, कि आप जो है अपने सामान को किस तरीके से जो है बाय करने वाले हो, किस तरीके से सिलेक्ट करोगे, किस तरीके से पहचानोगे, इवैल्यूएट करोगे कि ये सही है, ये खराब है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है एग्ज़ामिनेशन ऑफ मर्चेंडाइज़, कि आप जो है, अभी मैंने आपको समझाया कि मर्चेंडाइज़ होता क्या है, ठीक है? एग्ज़ामिनेशन की अगर बात करूँ, तो आप अपने सामान को कहाँ से खरीदने वाले हो, कौन से सप्लायर से खरीदोगे? सप्लायर तो 10 हैं। अगर मान लो अगर आप हैंडलूम्स में काम करना चाहते हो, आपने ऑनलाइन पेज बनाया है हैंडलूम्स का, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, समझ में आएगा। लेट्स सपोज आपने कोई हैंडलूम का पेज बना दिया इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे, व्हाटएवर कहीं भी बना दिया। सो इस तरीके से आपने पेज बनाया और आप हैंडलूम्स में डील करना चाहते हैं, लाइक कर्टन्स हैं या फिर आपके डोर मैट्स हैं, बेडशीट्स है, कुशन्स है, इस तरीके में डील करना चाहते हो, तो आप एक बढ़िया सा सप्लायर ढूंढोगे, ठीक है? लेट्स सपोज आपने जो है इंडिया मार्ट पे जाके या फिर गूगल पे सर्च वर्च करके काफी सारे जो है सप्लायर ढूंढ लिए और काफियों से बात करी, जिसका कम से कम प्राइस होगा और अच्छी क्वालिटी होगी, जो आपके पास होगा आप उसी से खरीदोगे, ठीक है? हो सकता है कि आप 1-2 बार खरीद लो, उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो, प्राइस कम हो, सिला बाद में चेंज कर लोगे, मतलब एक टाइम पे आ गया आप उसको फिक्स करोगे कि हाँ भाई ये यहाँ से खरीदना है, ठीक है? बट स्टार्टिंग में तो आप जो है वो इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे और उसके बाद सिलेक्ट करोगे। नेक्स्ट आता है प्राइस एग्जीक्यूशन। देखो प्राइस एग्जीक्यूशन में क्या आता है, बेसिकली यहाँ पर ये बताया जाता है कि आपका जो भी जो रेगुलर कस्टमर है, ठीक है? आप उसको क्या दोगे? एक ट्रेड डिस्काउंट दोगे। डिस्काउंट भी कई तरह का है जो मिलना चाहिए, क्योंकि अगर हमें डिस्काउंट नहीं मिलता, तो हमें लगता है कि भाई हमारी सुनी नहीं जा रही या फिर हमें एक अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा या फिर हम सैटिस्फाई नहीं हो पाते। तो ट्रेड डिस्काउंट तभी होता है कि जो हमारा रेगुलर का कस्टमर है, सामान खरीदता रहता है, हमें पता है हम उसको डिस्काउंट दे देते हैं, 10% 20% ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। कैश डिस्काउंट क्या होता है? एट अ टाइम जो आप जो पेमेंट करते हो उस पे आपको कैश डिस्काउंट मिलता ही मिलता है, कि जो उधार पे नहीं लेते तो कैश पे अगर लेते हैं तो उनको 5-10% और एक्स्ट्रा मिल जाता है, ठीक है? उसके बाद प्रमोशनल डिस्काउंट क्या होता है? प्रमोशनल डिस्काउंट जो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं उस पे डिस्काउंट मिलता है। वॉल्यूम डिस्काउंट होता है कि आप कितनी क्वांटिटीज ले रहे हैं। आपने देखा होगा जब भी आप कोई गांधीनगर या फिर कोई ऐसी बड़ी होलसेल मार्केट में जाते हो, तो आपकी वॉल्यूम मतलब आपके कितने पीसेस आप ले रहे हो, जितने पीस बढ़ाओगे उतना प्राइस जो है आपको कम मिलता है, ठीक है? एग्जीक्यूटिंग परचेज में क्या होता है कि आप बेस्ट सप्लायर ढूंढना चाहते हो जो आपको अच्छे से अच्छा जो है वो कम से कम जो प्राइस में आपको सामान दे दे अच्छी क्वालिटी के साथ, ठीक है? फिर उसका आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है थर्ड वाला, वेयर हाउसिंग ऑफ मर्चेंडाइज, यानी कि आप वो जो सामान लेकर आओगे उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करोगे। रिटेलर अपने सामान को ला करके ऐसा तो है नहीं कि एक ऑर्डर आएगा वो फोन करेगा सप्लायर को, जी आज एक ऑर्डर आया मैं लेने आ रहा हूँ, फिर दूसरे दिन अगला ऑर्डर आएगा फिर लेने जाएगा, ऐसा नहीं होता। सामान इकट्ठा लेकर आया जाता है और एक ही जगह पे वेयर हाउस में यानी गोदाम वगैरह में रखा जाता है, ठीक है? तो ये भी एक पार्ट है हमारे कंपेरेटिव इवैल्यूएशन सिलेक्शन ऑफ द सप्लायर का। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं तो वो आता है मर्चेंडाइजिंग। मर्चेंडाइजिंग मैंने वैसे ऑलरेडी बता दिया है, बस ये समझ लो कि आप लोगों को क्या करना है, सामान को लाना है और उसको सजाना है, ठीक है? तो ये समझो सामान लाए और उसको अच्छे तरीके से सजा करके रख दोगे तो सामान बिकने भी लग जाएगा, तो उसे को आप मर्चेंडाइजिंग कहते हैं। मेंटेनिंग द स्टॉक ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अलोंग द मेन लाइन इज नोन एज द क्रॉस मर्चेंडाइजिंग। एक क्रॉस मर्चेंडाइजिंग भी होती है जिसमें क्या होता है, आपने अपने स्टॉक को क्या करा, कॉम्प्लीमेंट्री जो गुड्स हैं उसको स्टॉक को मेंटेन करके रखा, ठीक है? अपनी मेन लाइन में, ठीक है? तो बेसिकली अब क्या है कि जो मर्चेंडाइजिंग है उसके कुछ उद्देश्य हैं। अब उद्देश्य क्या है वो आपको समझना है कि अगर आपने सामान को अच्छे ढंग से सजा के रखा होगा तो सामान फटाफट बिकेगा, और जो आसपास का सामान जो एक्स्ट्रा पड़ा है, जो कुछ नई वेराइटीज आप लाके रखोगे उसको भी सजा के रखोगे तो साथ साथ वो भी बिकना शुरू हो जाता है। तो ये एक दुकानदार की टेक्निक होती है कि अपने सामान को मिरर के अंदर सजा करके रखे, अच्छे से जो है वो रखे और उस पर कुछ डिस्काउंट चला दे, ठीक है? लाइट्स लगा दे, एलईडी लाइट्स लगा दे, या फिर कुछ क्रिएटिव वो सोचे सो दैट उसका सामान जो है वो जितना वो नया ला रहा है या पुराना जो भी है वो सब बिके। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मर्चेंडाइजिंग में आता है डाइवर्सिटी इन मर्चेंडाइज टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। भाई देखो, कस्टमर की जब तक रिक्वायरमेंट जरूरत पूरी नहीं होगी, कस्टमर से आप पैसा नहीं कमा सकते, ठीक है?
नेक्स्ट आता है सप्लायर कैपेसिटी टू सप्लाई इन टाइम, यानी अकॉर्डिंग टू ट्रेंड फैशन के हिसाब से सामान लेकर आए। क्योंकि आप अपने एग्जांपल से ही सोचो कि जब आप किसी रिटेलर के पास जाते हो, किसी दुकान वाले के पास जाते हो, लेट सपोज आप किसी कोई कपड़े खरीदने जाते हो, आपको पता है ये दुकान पे ये मिलेगा, तो आप सोचते हो नहीं यार ये वाली दुकान पे अभी फैशन वाले इतने कपड़े नहीं मिलेंगे, ठीक है, या उस पे नहीं मिलेंगे या इस पे नहीं मिलेंगे, तो आपको पता लग जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो ट्रेंड को, फैशन को, या कितना अपडेट रहते हैं वो शॉप वाले, तो उस अकॉर्डिंग आप शॉप पे जाके विजिट करना चाहते हो। टू मीट द कॉम्पिटिटर मर्चेंडाइजिंग स्ट्रैटेजी, अब मर्चेंडाइजिंग की कुछ स्ट्रैटेजीज लगानी पड़ती हैं सप्लाई इसको रिटेलर को, सो दैट वो अपने कॉम्पिटिटर से लड़ पाए। अब आप सोचो कि आप जिस एरिया में रहते हो, पहले कहीं हो आप अपने पेरेंट्स से पूछना कि हर एक चीज की दुकान जो थी वो बहुत लिमिटेड थी। परचून की दुकान पे अगर गांव वगैरह में आप देखेंगे या फिर शहर में भी देखेंगे तो इतनी शॉप्स नहीं थी। आज आप जगह जगह पे देखो, हर गली में आपको 4 से 5 दुकानें या 10 दुकानें मिल जाएंगी परचून की, और काफी सारे स्टोर्स जो हैं हर एक तरह के वो आपको मिल जाते हैं देखने को। तो कंपटीशन बढ़ गया है, तो कस्टमर जो है वो सोचता है कि यहाँ से नहीं अच्छा मिलेगा तो मैं कहीं और चला जाऊंगा, वहां से नहीं मिलेगा तो कहीं और। तो स्ट्रैटेजीज लगानी पड़ती है। वेयर हाउसिंग की कैपेसिटी भी देखनी पड़ती है कि आपका दुकान जो है वो उसमें कितना सामान है, या फिर आप कितने प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको गोदाम वगैरह चाहिए होता है अपने सामान को रखने के लिए। नेक्स्ट आता है मर्चेंडाइजिंग मैनेजमेंट। मर्चेंडाइजिंग मैनेजमेंट में क्या होता है, सही प्रोडक्ट लाओ, सही क्वालिटी का लाओ, सही प्लेस पे रखो, सही टाइम पे, सही प्लेस पे या सही प्राइस पे उसको बेच दो, ठीक है। ये सारी स्ट्रैटेजी अगर लगाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं मर्चेंडाइजिंग मैनेजमेंट, क्योंकि नाम से ही क्लियर है मर्चेंडाइजिंग मैनेजमेंट, कि आपका मैनेजमेंट तभी होता है मर्चेंडाइजिंग को मैनेज करना, यानी कि मैनेजमेंट। कंस्ट्रेनिंग फैक्टर्स कौन से हैं, बजटरी है, सेलिंग स्पेस है, टर्नओवर कंस्ट्रेन है, मार्केटिंग इन्वायरमेंट कंस्ट्रेन है, ठीक है। कंस्ट्रेन फैक्टर्स में आ जाता है जैसे आप बजटरी है, बजट वगैरह बना के चलना होता है कि इस बजट में हमने इतना सामान लेना है, इस तरीके से डील करनी है। सेलिंग स्पेस कितना होगा, कितने स्पेस पे हम उस सामान को बेचने वाले हैं, कहाँ सामान रखना है। टर्नओवर कंस्ट्रेन क्या है कि टर्नओवर कितनी होने वाली है, इससे इतना टर्नओवर होता है। टर्नओवर पे भी चीजें फैक्टर डिपेंड करते हैं। मार्केटिंग इन्वायरमेंट कितना कंस्ट्रेन करेगा कि किस किस फैक्टर में हम काम करने वाले हैं, वातावरण में क्या चल रहा है, इंटरनल फैक्टर क्या चल रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर क्या चल रहे हैं, किस हिसाब से हमारे को ग्रोथ करनी है। इस हिसाब से रिटेलर को बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। आप तो बस ये सोच सकते हो कि जैसे हम लोग ये सोच पाते हैं कि हम शॉप पे गए और हमें कुछ भी लेना, फटाफट पैसे दिए और लेके आ रहे हैं। कभी हमने उसके बारे में सोचा ही नहीं कि कितनी मेहनत, कितने एफर्ट्स लगते हैं, कितने बजे शॉप खोलनी पड़ती है, बंद करनी पड़ती है, सामान सजाना पड़ता है और ऑफर्स चलाने पड़ते हैं, जगह-जगह जाके सामान को इकट्ठा करना पड़ता है, कम से कम उसमें ला लेकर आके, है ना? तो ये सारी हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में पोस्ट डीसी है आपका, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। वैसे तो इसमें सीसी आप लिख सकते हो, पोस्ट सीसी, ठीक है। तो ये भी हम ऑलरेडी वैसे बिजनेस स्टडीज में ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं। जिन बच्चों को जो है डाउट है तो वो तो अपना क्लियर कर ही लेंगे। यहाँ पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, मतलब सप्लाई की चेन किस तरीके से चलती है। पोस्ट सीसी है, सबसे पहले प्रोडक्ट की प्लानिंग करनी पड़ती है, क्या हम लेकर आने वाले हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग मतलब कहाँ कहाँ पे कौन सा सामान रखना है, इस शेल में कौन सा रखना है, उस कॉलम में क्या रखना है। डायरेक्टिंग में क्या होता है कि हम जो भी अगर हमने कोई एम्प्लॉय रखा है तो उसको सही वर्कर जो होता है वो हम उसको डायरेक्ट करेंगे कि ये काम इस तरीके से करना है और वो उस काम को करेगा। फिर कोऑर्डिनेटिंग करनी है इस तरीके से कि सामान सेट हो गया, सुबह वर्कर आ रहा है टाइमली, वो सामान को समझा रहे हैं कि इस तरीके से काम करना है। फिर सारे प्रोडक्ट को कंट्रोल करना, ठीक है, इस तरीके से। श्रिंकेज जो हमारा एक टॉपिक आता है श्रिंकेज का, वो समझ लेते हैं। श्रिंकेज क्या होता है, श्रिंकेज ऑफ स्टॉक इज अ मेजर प्रॉब्लम, दिस कैन हैपन बिकॉज ऑफ, ये क्या होता है श्रिंकेज में क्या होता है, हमारे जो स्टॉक होता है ना उसमें मेजर प्रॉब्लम जो होता है, श्रिंकेज ऑफ स्टॉक इज अ मेजर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो इन सब रीजन की वजह से होती है, जैसे ट्रांजिट की वजह से, फायर की वजह से, थेफ्ट की वजह से और डैमेज की वजह से। जैसे मान लो हम कहीं से कोई सामान मंगा रहे हैं तो इन रास्ते में जो होता है, रास्ते में कोई सामान डैमेज हो गया, उठा करके पटक दिया उसमें मालगाड़ी में या ऐसे फेंक दिया, तो उससे क्या होगा, डैमेज हो गया हमारा प्रोडक्ट, या फिर आग वाग लग गई, चोरी वोरी हो गई, या फिर कुछ और दिक्कत आ गई, तो श्रिंकेज हो जाती है, स्टॉक की कमी पड़ने लग जाती है, ये सब रीजंस की वजह से, ठीक है। ये अलग से टॉपिक दिया गया था आपकी बुक के अंदर, सो दैट मैंने इसको समझा दिया। रिटेलिंग प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव और उसके अप्रोच क्या है, रिटेलिंग प्राइसिंग है ये, यानी रिटेलर को, अब आप सोचोगे कि पूरे चैप्टर में रिटेलिंग के ऊपर बहुत बात हो रही है, रिटेलर पे बात हो रही है, क्योंकि आपको जब भी ये पूरी बुक समझनी है तो ये समझो, आप ना अपने आप को एज अ रिटेलर समझ लो और ये समझ लो कि मुझे आगे चल के एक दुकान खोलनी है और मुझे ये सारी स्ट्रैटेजीज जो है समझनी पड़ेंगी, सो दैट मैं अपने कस्टमर को टिका के रख पाऊंगा और अपने कस्टमर को अच्छी फैसिलिटी दूंगा और मुझे पैसा जो है, प्रॉफिट जो है अच्छा बच जाएगा, सो दैट आपको ये बुक इजीली समझ आएगी, ठीक है। नहीं तो ऐसे दिक्कत होगी। रिटेलिंग प्राइसिंग में क्या है, रिटेलर नीड्स टू अंडरस्टैंड, रिटेलर, अब आप सोच रहे होगे कि मैम हमें रिटेलर के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ा रहे हैं, कस्टमर के बारे में क्यों नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि देखो भाई, कस्टमर के बारे में इसीलिए नहीं पढ़ाया जा रहा, कस्टमर के बारे में सिर्फ ये बताया जाता है कि कस्टमर की नीड क्या है,
ठीक है? और उसको ज़रूरत क्या है, लेकिन उसके बारे में ये नहीं बताएँगे कि कस्टमर का बिहेवियर कैसे बदला जाए, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमें नहीं पढ़ाया जा रहा, हमें बस काम करना है रिटेलर के ऊपर, क्योंकि रिटेलर ही है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई है, दुकानदार बहुत हैं, बहुत रिटेलर हैं, तो हमें तो कस्टमर में डील करना है और कस्टमर जो माँगेगा वो हमें देना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें रिटेलर को ही समझना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी जाननी पड़ेगी। तो रिटेलर नीड्स टू अंडरस्टैंड प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ द कस्टमर, नीड ऑफ द कस्टमर वर्सेस प्राइस ऑफ द सेट बेस्ट प्राइस, यानी कि आप ये समझ सकते हो कि रिटेलर को ही सारी चीजें समझनी है कि प्राइस जो है वो सही होना चाहिए, ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। अब ये है, मान लो इसका प्राइस 20 रुपए है और अगर इसका प्राइस जो है लिखा हुआ 20 रुपए है, लेकिन कोई अगर रिटेलर इसको 50 रुपए में बेचेगा, पहली बात तो उसका सामान बिकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो एमआरपी से ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है, ठीक है? इनफैक्ट अगर कोई पागल बन के लेके चला भी गया, ठीक है, कोई बच्चा है लेके चला भी गया, सो दैट वो वापस करेगा, और अगर वापस नहीं भी किया तो दोबारा उसकी शॉप पे नहीं जाएगा, ठीक है? ये सारी चीजें हैं। तो हमें कस्टमर की जरूरत को समझना है, उसके ये भी समझना है कि ये चीज इतने की बिक सकती है। हम कुछ अजम्पशन लगा के भी प्राइस, कंपनी जो है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन भी पढ़ा होगा। ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हैं। तो बेस्ट प्राइस डिसाइड करना होता है सो दैट हमारा प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी बिक जाए। प्राइसिंग टेक्निक क्या होती है? प्राइसिंग टेक्निक में आता है प्रॉफिट मार्जिन एट विच गुड्स आर सोल्ड, एंड सेकेंड आता है कॉस्ट इन्वॉल्व इन सेलिंग दैट गुड। यानी कि जो प्राइसिंग की जो टेक्निक होती है वो प्रॉफिट मार्जिन निकाल लो और उसके बाद अपने गुड्स को बेच दो, यही है ना। और उसके बाद कॉस्ट इन्वॉल्व होती है आपकी सेलिंग के अंदर, आपके गुड्स के अंदर, कि आपकी जितनी लागत लगी है वो तो आपको मिले ना, और प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत कमाओगे क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, तो आप प्रॉफिट तो एक्सपेक्ट करोगे ना। आप ये थोड़ी ना है कि 5 रुपए की चीज 5 में बेच दोगे। एक्सटर्नल फैक्टर कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी प्राइस स्ट्रैटेजी को? तो देखो, कस्टमर सेगमेंट में आता है इकोनॉमिक, लॉयल्टी, वेराइटी ओरिएंटेड, कन्वीनियंस, इमेज, ये सब चीजों पे भी निर्भर करती है हमारी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, कि आप अपने प्रोडक्ट को किस वेराइटी में बेच रहे हो। अगर आपकी वेराइटी बहुत अच्छी है, ठीक है, और उस तरीके की वेराइटी आपके मार्केट में आसपास कहीं नहीं मिलती, जैसे कि कुछ आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, कुछ डिजाइनर सूट्स हो गए या फिर ड्रेसेस हो गई, वो आपके वहां पे सिर्फ एक ही शॉप पे मिलती है, तो आप उसके लिए दो। तो बेसिकली यहाँ पर आता है कस्टमर सेगमेंट में, बता रही थी मैं आपको कि वैरायटी ओरिएंटेड होना चाहिए, और अभी आपको एग्जांपल भी समझाया मैंने, तो कन्वीनियंस होना चाहिए और उसकी इमेज जो है काफी अच्छी होनी चाहिए। सप्लायर भी डिपेंड करता है, गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज हैं, टैक्सेशन है, कि आपने जो सामान बेचा है उस पर गवर्नमेंट अपने जीएसटीज वगैरह चार्ज करेगी, इनकम। यहाँ पर आता है सप्लायर है, सप्लायर पे भी डिपेंड करता है कि आप वो प्रोडक्ट जो है वो कितने में लेकर आए हो, ठीक है, उसके बाद ही आप डिसाइड करोगे अपना प्रॉफिट, अपनी कॉस्ट, गवर्नमेंट के जो जीएसटीज वगैरह जाने वाले हैं, वो सब डिसाइड करने के बाद ही आप एक प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो निकाल पाते हो और बता पाते हो कि सेलिंग प्राइस इतना है। आई होप आपको क्लियर है। देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है प्रेस्टीज प्राइसिंग। काफी तरह की जो प्राइसिंग है वो यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले आता है प्रेस्टीज प्राइसिंग। इसमें क्या होता है, जो प्रीमियम प्रोडक्ट होता है, जैसे आईफोन है आपका, वन प्लस के फोन हर कोई लेना चाह रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा आईफोन का मैं एग्जांपल देती हूँ कि हर कोई चाहता है कि मैं आईफोन जो है खरीदूं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये हमारे शो ऑफ प्राइजेस होते हैं, जिसमें प्राइस बढ़ भी जाता है। हर 6 महीने में नया आईफोन लॉन्च हो रहा होता है और काफी सारे लोग उसको खुशी खुशी खरीदते भी हैं। क्यों? क्योंकि उनको थोड़ा बहुत शो ऑफ करना होता है और ये प्रीमियम प्रोडक्ट में कंसीडर होता है, और थोड़ा बहुत हम शो ऑफ करने के लिए हम उसके लिए बहुत एडिक्ट हो चुके हैं, तो प्रेस्टीज प्राइसिंग के अंदर आता है, तो उसका प्राइस अलग सा सेट होता है। रेफरेंस प्राइसिंग में क्या होता है कि रफ फिगर के हिसाब से हम प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई इतने तक मार्केट में बिक जाएगा, लोग इसको खरीदेंगे। एक रफ इमेज होती है माइंड में, उसके हिसाब से इसको प्राइस सेट किया जाता है प्रोडक्ट का। ऑड इवन प्राइसिंग में क्या होता है, आप अलग सा ही देख रहे हो, जैसे पॉइंट हो गए, डेसिमल में हो गए, ठीक है। इस तरीके से पैसे वाले जो प्रोडक्ट हैं, जैसे 69.50 है, इस तरीके के जो प्राइसिंग होते हैं वो ऑड इवन प्राइसिंग में कंसीडर होता है। बंडल डिमांड में क्या होता है कि आप एक कॉम्बो बना देते हो, जैसे अभी हमारे यहाँ पे एनईपी नानक एजुकेशन पॉइंट, जो जिसमें आप जो है यहाँ पे चैनल पे पढ़ाई कर रहे हो, तो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन जो है, कॉम्बो जो है निकाला गया है, सो दैट आपको जो है कम से कम प्राइस में फायदा हो सके गेस्ट पेपर और नोट्स का, ठीक है। अगर आप ये दोनों लेते हो तो आपको एक अच्छे खासे प्राइस में दोनों ही मिल जाएंगे, ठीक है। गेस्ट पेपर और नोट्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जो आपको 100% दिलाएगा। नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग लेवल, द लेवल ऑफ द स्टॉक एट विच द रिटेलर ऑर्डर फॉर मर्चेंडाइज, ठीक है। जो आपका रिकॉर्डिंग का लेवल है, ठीक है, जिसमें आप रिकॉर्डिंग लेवल नाम से क्लियर है कि आप ऐसे लेवल पे हो जहां पे आप स्टॉक का जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हो, एट विच द रिटेलर ऑर्डर फॉर मर्चेंडाइज, यानी कि जो रिटेलर है ऑर्डर कर रहा है, ठीक है, उस पर आप रिकॉर्ड बना रहे हो कि मैंने इतना सामान ऑर्डर किया। सोर्सिंग द फंक्शन ऑफ परचेजिंग गुड्स फ्रॉम वेंडर फ्रॉम फर्दर सेलिंग, यानी कि जो आपके सोर्स हैं, आपने कहाँ कहाँ से उस सामान को जो है अलग अलग सोर्सेस से इकट्ठा किया। आई होप आपको क्लियर है। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाला, यूनिट नंबर 5 का।
ठीक है। तो यूनिट नंबर 5 जो है बेसिकली वो है स्टोर डिजाइन एंड विजुअल मर्चेंडाइज। तो सबसे पहले फिर से एक रिटेलर की एक डेफिनेशन आती है, वो हम समझ लेते हैं। यूनिट नंबर 5 है, इफ अ कस्टमर डज नॉट ब्रिंग लिस्ट व्हाइल शॉपिंग, इट इज गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू सेल देम मोर मर्चेंडाइज टू देम। यानी इसको इस तरीके से समझो कि ये हमारी दुकान है, ये हमारी शॉप है, इसका एटमोसफेयर जो है वो काफी अच्छा होना चाहिए। दुकान अच्छे से सजी हुई होगी, मिरर विरर लगा होगा, साफ सफाई होगी, एसी लगा हुआ होगा, लाइट्स अच्छे से जल रही होंगी, प्रॉपर एक पर्सन बताने वाला होगा या फिर जो आपका ओनर है, सोल प्रोप्राइटर है, वो अच्छे से एक्सप्लेन करता है, अच्छे से बात करता है। ये सारी चीजें अगर होती हैं तो एक बेस्ट रिटेलर माना जाता है। और उसमें यही बताया है कि जो आपका शॉप है, अगर मान लो आप उसमें 4 वैरायटी आपने रखी हुई थी, लेट सपोज कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, सूट्स का एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने अपनी दुकान के अंदर 4 सूट की वैरायटी रख रखी है और उसके बाद आप कुछ नया डिजाइनर ड्रेस भी लाकर रख रहे हो, सो दैट उससे क्या होगा कि जो आपके कस्टमर हैं उसको भी देखेंगे और उसमें भी एंगेज होंगे और वो भी सामान लेना पसंद करेंगे, क्योंकि आपने अपने एनवायरनमेंट को, अपनी दुकान को इस तरीके से आपने जो है इस तरीके से रेडी कर रखा है, सो दैट जो और कस्टमर आएंगे वो एक्सप्लोर भी करेंगे, एक्सप्लोर ज्यादा करेंगे तो परचेजिंग होगी तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगी तो ग्रोथ होगी, ठीक है। देयर आर टू कीज कंपोनेंट ऑफ रिटेलर एटमोसफेयर। एक तो एक्सटर्नल फैक्टर होता है, एटमोसफेयर होता है, और एक इंटरनल होता है। तो देखो, एक्सटर्नल मतलब बाहर वाला, इंटरनल मतलब अंदर वाला। एक्सटर्नल में आता है द एक्सपेक्ट ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट फाउंड आउटसाइड द स्टोर एंट्रेंस, मेन बोर्ड मार्क, यू विंडो एंड लाइटनिंग, ठीक है। तो वही सारी चीजें आती है कि जो आपकी दुकान है या जो भी आपका वातावरण है, फिजिकल एनवायरनमेंट जो है आपके स्टोर के बाहर वाला जो है, आपने बोर्ड कैसा लगा रखा है, बाहर लाइट अच्छे से जल रही है या नहीं जल रही, ठीक है, लाइटनिंग अच्छे से है या नहीं है, प्रॉपर आपने जो एक गेट है या डोर है उसको अच्छे से जो है डेकोरेट कर रखा है, ये बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। इंटरनल में क्या आता है, द एक्सपेक्ट ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट फ्रॉम इनसाइड द स्टोर। आपके जो एनवायरनमेंट यानी जो आपके स्टोर के जो अंदर की चीजें होती हैं। अब आपको एक छोटे से डिफरेंस से समझाती हूँ तब समझ आएगा। एक्सटर्नल मतलब डिस्प्ले विंडो होनी चाहिए, पार्किंग स्पेस अच्छा होना चाहिए, सो दैट आपकी दुकान के बाहर अगर अच्छी खासी स्पेस होगी पार्किंग की तो कस्टमर बार बार विजिट करेगा और दूर से जो आने वाला है उसको दिक्कत नहीं होगी। और जो इंटरनल फैक्टर आता है वो होता है रिटेल स्टोर इमेज, जो है वो काफी अच्छी होनी चाहिए, म्यूजिक वगैरह लग रहा होना चाहिए, एसी वगैरह लगा हो, लाइटनिंग हो, प्रॉपर हर एक चीज अवेलेबल इंटरनल में होनी चाहिए। तो इस तरीके से समझना है स्टोर के बाहर वाली चीजें और अंदर वाली। अगर पेपर में भूल जाओ तो किसी भी दुकान के बाहर और अंदर के बारे में सोच लेना, क्या क्या फैसिलिटीज आप लोगों ने देखी हैं जो बढ़िया से बढ़िया दुकान है, और इसको बना के लिख देना। अब आता है रोल ऑफ एटमोस्फेरिक प्लानिंग, यानी जो इंपॉर्टेंस है इसकी वो क्या है, कि किस तरीके से एटमोस्फेयर की प्लानिंग करनी होती है, क्या रोल है इसका, मतलब हम क्यों इतना सजा रहे हैं, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों बोर्ड के बारे में सोच रहे हैं, क्यों पार्किंग के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अगर हम ये सब नहीं सोचेंगे तो हमारा कस्टमर डे बाय डे डिक्रीज होता जाएगा और हम कंपटीशन से हार जाएंगे। तो एनहांसिंग द इमेज ऑफ द रिटेल आउटलेट अट्रैक्ट न्यू कस्टमर, अगर आपको नए कस्टमर को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ तो आपके अपने आउटलेट की इमेज को एनहांस करना होगा, बढ़ाना होगा, एड्स चलानी होगी। आजकल देखो ऑनलाइन में क्या होता है, जैसे आजकल जो भी बिजनेसेस हो रहे हैं, जो भी है, हर कोई अपने ऑनलाइन पे इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना के बैठा है, फेसबुक पे पेज बना के बैठा है। देखो ऐसे नहीं होता, उसमें एड्स चलानी पड़ेंगी, सो दैट आपका जो बिजनेस है वो आगे कंटिन्यू हो पाएगा, क्योंकि अब जो है पैम्पलेट वाला के काम, फ्लेक्सी बोर्ड्स के काम वो अब कम हो चुके हैं। रिड्यूसिंग प्रोडक्ट सर्च टाइम फॉर द कस्टमर, यानी कि जो आपके प्रोडक्ट को रिड्यूसिंग प्रोडक्ट सर्च टाइम फॉर कस्टमर, ensuring optimum utilization of retail space, creating a defined unique selling proportion, यानी कि ये सब चीजें जो है हमारे एटमोसफेयर को अट्रैक्ट करती हैं, यानी कि आपका जो कस्टमर है वो आपका प्रोडक्ट जो है वो लेगा, ठीक है, सही आपका प्रोडक्ट होगा तो डेफिनेटली लेगा, उससे उसको यूटिलाइजेशन होगा, सही चीज आप उसको दोगे, कम प्राइस में दोगे तो वो डेफिनेटली खुशी खुशी लेता रहेगा। और यूनिक चीजें आप सेल करोगे, डिफाइन करोगे, नई कोई चीज लेकर आ रहे हो तो उसको बता रहे हो ये चीज ऐसे है, ये और अच्छी है, तो डेफिनेटली कस्टमर लेगा अगर आपकी इमेज अच्छी है तो। टाइप ऑफ रिटेल लोकेशन क्या है, देखो एक लैंड मार्केट होता है, एक अनप्लान्ड मार्केट होता है, एक आइसोलेटेड स्टोर होता है। लैंड मार्केट मतलब नॉर्मल स्पेस है जो आपकी मार्केट होती है। अनप्लान्ड मार्केट में क्या होता है कि हमने पहले से प्लानिंग करी थी कि हम ये जगह पे जो है शॉप खोलने वाले हैं, ठीक है, या मेन रोड पे खोलने वाले हैं, और वहां पे कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बोल दिया कि ये दुकान यहाँ नहीं खुल सकती, या फ्लाईओवर बनेगा या मेट्रो लाइन आ रही है, तो वो चीज क्या है कि पहले प्लान थी लेकिन अब वो अनप्लान्ड में बदल गई है, ठीक है। आइसोलेटेड स्टोर में क्या होता है, कोई स्टोर नहीं होता आसपास, और रेंट जो होता है वो बहुत ही कम होता है, डिस्काउंट प्राइस पे हम लोग कस्टमर को अपनी तरफ खींचते हैं और अपना प्रोडक्ट जो है वो बेचना शुरू कर देते हैं, और कस्टमर जो है वो लेता भी है, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ डिस्प्ले है कि आप अपने सामान को किस तरीके से डिस्प्ले करते हो। वॉल डिस्प्ले है, फ्लोर फिक्सचर है, डिस्प्ले प्रोडक्ट है, ठीक है। तो कुछ चीजें आप जो है दिखाते हो, शो करते हो, ठीक है, वो सब है इसके अंदर। नेक्स्ट पे आते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है रिटेल ऑपरेशन एंड स्टोर मैनेजमेंट। नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम रिटेल
किस तरीके से ऑपरेट होता है, किस तरीके से उसका काम होता है, एंड स्टोर मैनेज किस तरीके से होता है, ये अभी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले आता है कि मैनेजमेंट ऑफ रिटेल स्टोर ऑपरेशन इज अ चैलेंजिंग एंड सेंसिटिव टास्क होता है। यानी जो हमारे रिटेल स्टोर होता है उसको मैनेज करना जो है वो एक बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही सेंसिटिव टास्क होता है। आप सोचेंगे ये किस तरीके से, वैसे तो हमें लगता है कि बस गोडाउन में सामान रखना ही हमारा जो रिटेल स्टोर होता है वो, अगर हमने कोई भी सामान जो है उसको कहीं पे भी ऑपरेट करा है या संभाल के रखा है तो हमें लगता है बहुत ईज़ी है, बस सामान उठा करके रख देना है और शेल्फ्स में लगाना है, बहुत ईज़ी है। बट ऐसा नहीं होता, उसके पीछे भी बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं, वो हम समझेंगे। रोल ऑफ एफएम इन रिटेलिंग, यानी कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ठीक है? पैसों का जो मैनेजमेंट है वो रिटेलिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर बेटर ऑपरेशन एंड एफिशिएंसी एंड अ हेल्दी आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि अगर आपने किसी भी अपने गुड्स के प्रति या अपने सर्विस के प्रति जो भी सामान वो खरीदा है, परचेज किया है और जितना आपने इन्वेस्ट किया है उस पे आपको अच्छा रिटर्न मिले, ठीक है? क्योंकि अगर आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा सो दैट ही आप प्रॉफिट कमा पाएँगे। तो इसीलिए जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला टॉपिक है वो इसके साथ कनेक्टेड है। क्योंकि पैसों का मैनेजमेंट होगा तो ही, क्योंकि देखो अगर आप कोई भी दुकान चला रहे हो, ठीक है? कोई भी शोरूम चला रहे हो तो आप उतना ही सामान लाओगे जितना आपका बजट है, ठीक है? और आप उसी अकॉर्डिंग जो है एक्सपेक्ट करोगे कि हाँ, इतना रिटर्न मिल जाएगा या आपने इतना इन्वेस्ट किया तो आपको इतना मिलेगा, है ना? उसके बाद आता है मैनेजिंग फाइनेंस इन रिटेल स्टोर डिसाइड्स द क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस प्लान्स, यानी जो आपके बिजनेस के जो प्लान है उसमें आप फाइनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेज करना रिटेल स्टोर के अंदर। क्योंकि देखो रिटेल स्टोर में अगर आप पैसे को मैनेज नहीं करोगे, सही प्रोडक्ट पे पैसा नहीं लगाओगे या अगर आपको रिटर्न नहीं मिलेगा तो आप क्यों ही पूरे दिन की मेहनत करोगे, है ना? तो वो सब आता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो वो आ जाता है मैनेजिंग फाइनेंस, कि आपको अपने फाइनेंस को किस तरीके से मैनेज करना है। तो आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग एफएम वगैरह पढ़ चुके होंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको समझा देती हूँ। तो बेसिकली इसमें क्या है, जो फाइनेंस है, फाइनेंस को कैसे मैनेज किया जाता है। सबसे पहले तो बजट की प्लानिंग होती है। इसको आप इस तरीके से समझो जैसे आपके घर में राशन आता है, ठीक है? पूरे महीने का या फिर 2 महीने का इकट्ठा अगर आपको राशन मँगाना है तो आप पहले प्लान बनाते हो, एक लिस्ट बनाते हो और हर घर के अंदर एक ऐसा पर्सन होता है जो कहीं न कहीं बजट प्रिपेयर करता है कि हाँ भाई इतना सामान लाना है, इतनी क्वांटिटी में लाना है। तो इसी तरीके से हमारा जो हम रिटेलर की एज़ अ पॉइंट बात कर रहे हैं, एज़ अ रिटेलर पॉइंट बात करें, तो उसमें क्या है कि जो हमारे फाइनेंस को मैनेज करना है उसमें बजट प्लानिंग करनी पड़ती है कि हमारा बजट कितना है या हम कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं, ये कितना हमारे पास कैपिटल है। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस मेजर, कि आप टाइम टू टाइम अपनी परफॉर्मेंस को मेजर भी करते हो। लेट्स सपोज यहाँ पर एक कोई रिटेलर है, ठीक है? रिटेलर है जिसका नाम है राजू। क्या नाम है? राजू। अब यहाँ पे जो राजू है वो सबसे पहले अपनी बजट की प्लानिंग करता है कि उसकी बजट कितना है, अगर उसको दुकान खोलनी है या फिर खोल चुका है और उसको बाद में सामान लाना है, तो अपना बजट बनाता है कि हाँ भाई 50,000 तक का सामान लेकर आना है, ठीक है? उसके बाद वो जब ये सामान धीरे-धीरे बिक जाता है, महीना कंप्लीट हो जाता है या 2-4 महीने, 6 महीने हो जाते हैं, तो उसके बाद वो अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करता है कि किस तरीके से सामान बिका है, कितनी क्वांटिटी में बिका है और कितना जो है प्रॉफिट हुआ है। रिसोर्स एलोकेशन होता है कि आपके रिसोर्सेस जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। विदाउट एनी रिसोर्सेस आपकी दुकान में अगर माल नहीं होगा, सामान नहीं होगा, तो आप क्या ही बेचोगे? क्योंकि आपके पास क्वांटिटी, क्वालिटी सब होना चाहिए। एंड फ्यूचर बिजनेस एस्टिमेशन भी आप उसके साथ लगा लेते हो, क्योंकि जो पुराने बिजनेसेस हैं 6 महीने हो गए तो आप आगे की थोड़ी आगे की असम्पशन लगाते हो। अगर आपको 2 साल हो गए तो आप आगे 1 साल की असम्पशन लगाते हो, हाँ, इतना प्रॉफिट हो सकता है। तो कुछ असम्पशन चलती हैं अपने फाइनेंस के अकॉर्डिंग कि अगर आज आपने इतना खर्च कर दिया तो आगे कल को अगर आपको कुछ जो इन्वेस्ट करना है तो आप कितना कर पाएँगे। एंड नेक्स्ट आता है एनालाइजिंग प्रेजेंट बिज़नेस, कि आप एनालाइज़ करते हो, पहचानते हो अपने प्रेजेंट बिज़नेस को, ठीक है? ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आज असम्पशन नहीं लगाओगे, आज एनालाइज़ नहीं करोगे, तो आगे जो है आपका बिज़नेस में दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है? तो इसीलिए टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं कि इश्यूज़ एंड एफएम, ठीक है? यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर भी कुछ इश्यूज़ आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आते हैं। बजट की प्लानिंग करने में दिक्कतें आती हैं। क्योंकि बजट प्लानिंग जितना सिंपल लग रहा है उतना होता नहीं है, क्योंकि जो हमारे घर का बजट होता है वो तो सिंपल होता है कि कॉपी पेन उठाया और बजट बना लिया कि इतना-इतना खर्चा इस चीज़ पे हम लोग करने वाले हैं। ठीक है? बट यहाँ पे अगर हम बात करें एफएम की, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, यानी कि आप अपने फाइनेंस को किस तरीके से मैनेज करने वाले हो, तो उसमें बजट प्लानिंग में थोड़ी दिक्कतें आती हैं कि किस प्रोडक्ट में कितना लगाना है। अगर वो आउटडेटेड हो जाएगा तो फिर दिक्कतें बढ़ जाएँगी, या वो नहीं बिकेगा या आउट ऑफ फैशन हो जाएगा या फिर फायर या फिर बहुत सारी चीज़ों में वो सब चीज़ें भी आती हैं। तो उसमें प्लानिंग में भी दिक्कत आ सकती है। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं है तो दिक्कतें होंगी। अंडरस्टैंडिंग रिटेल बिज़नेस एज़ प्रॉफिट सेंटर, कि आपको ऐसे रिटेल बिज़नेस को अंडरस्टैंड करना है, समझना है, जिससे आपके प्रॉफिट अच्छे से अच्छे हों। बजट एंड रिसोर्स एलोकेशन होना चाहिए, आपका बजट बहुत सिंपल होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए
क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी बेस्ड प्लानिंग होनी चाहिए कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है प्लानिंग की वो बिल्कुल जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं वो एक स्ट्रैटेजी पे होना चाहिए, स्ट्रैटेजी बेस्ड होना चाहिए आपकी प्लानिंग की, आपकी फुल फ्लेज क्लियर इमेज नजर आनी चाहिए कि आपकी प्लानिंग इस तरीके से है कि अगर आपको आज अगर 10 रुपए लगाने हैं तो उसके बाद आप कैसे कैसे अगर प्रॉफिट होगा तो आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट को धीरे 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 बढ़ाओगे, अपडेट करोगे, सो दैट देखो अब यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस जो है ऑडिट मतलब आपके जो रिटेलिंग की एक बार चेकिंग होती है या परफॉर्मेंस चेक हो रही है, एक तरीके की ऑडिट हो रहा है, सो दैट ये पता चल सके कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस चीज को चेक करने के लिए यहाँ पे कुछ पे बैक पीरियड आता है और बेनिफिट कॉस्ट रेशियो आता है कि जो भी आपकी कॉस्ट की जो रेशियो उसमें कितना फायदा हुआ है वो चेक करना, पे बैक पीरियड चेक करना, ठीक है, कि आपने कितना पे किया है, उस पर आपको क्या रिटर्न मिला है वो सब। देन आपका आता है पीवीबी निकालना, यानी प्रेजेंट वैल्यू इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होती है उससे बीसीआर निकलता है आपका। एनपीवी आप कैलकुलेट करेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू, कि आपका जो भी प्रोडक्ट है या जो भी आप डील कर रहे हैं उसमें आपकी एक्चुअल में उस प्रोडक्ट की क्या नेट प्रेजेंट वैल्यू चल रही है, आईआर कितना है, मतलब आपको जो भी आपने इन्वेस्ट किया है, जो भी आपने काम किया है, सेल किया है, उस पर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, मतलब कितना रिटर्न मिल रहे हैं। एंड देन आता है ग्रोस मार्जिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, की आपने इन्वेस्टमेंट जो करी है उस पर ग्रोस मार्जिन रिटर्न कितना हुआ है, एक्चुअल में कितना आपको रिटर्न मिला है। तो ये सारी चीजें कैलकुलेट से ही हमें पता चलता है कि हम जो है कहाँ पे लाई करते हैं। नेक्स्ट आता है टास्क परफॉर्म इन अ रिटेल फॉर्म। रिटेल फॉर्म के अंदर कुछ टास्क जो होते हैं वो परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो साफ लिखा है टास्क पर, एग्जांपल से समझो, जैसे मान लो कि आपका कोई भी रिटेलर है, कोई भी दुकानदार है, शोरूम में बैठा है, आकर के पहले बैठेगा, फिर चीजों को ऑर्गेनाइज करेगा, सजाएगा वजाएगा, जो भी उसको डेली बेसिस पे करना होता है, फिर वो अपना काम वगैरह करेगा और बदले में उसको एट द एंड क्या मिल जाएगा, रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सब होता है, एक टास्क परफॉर्म करना पड़ता है एक रिटेल फर्म को। नेक्स्ट आता है इवोल्यूशन ऑफ कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, जिसे हम सीआरएम कहते हैं। ये क्या होता है, सीआरएम में क्या होता है, इवैल्यूएशन ऑफ कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। यहाँ पे कस्टमर का जो रिलेशन है उसको मैनेज कैसे होता है। तो सीआरएम रेफर्स टू ऑल द मार्केटिंग एक्टिविटीज, में सारी मार्केटिंग की एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है डायरेक्टेड टूवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग, डेवलपिंग, मेंटेनिंग सक्सेसफुल रिलेशनशिप विद द कस्टमर, कि आप अपने कस्टमर के साथ किस तरीके का जो माहौल है, मतलब किस तरीके से आप उसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ठीक है, कैसे चीज़ों को आप जो है मार्केटिंग की एक्टिविटी को डेवलप कर रहे हैं और एक अच्छा खासा रिलेशनशिप जो है वो कस्टमर के साथ बना रहे हो, ठीक है। उसकी नीड्स को फुलफिल कर दो, जो वो मांगना चाहता है उसको दे दो, और सारी वेराइटीज आपके पास होनी चाहिए, अच्छा खासा डिस्काउंट दे दो, अच्छे से डील करो, ठीक है। अच्छा एनवायरमेंट अगर उसको देखने को मिले तो डेफिनेटली एक अच्छा रिलेशन बिल्ड होता है कस्टमर के साथ। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें तो वो आता है मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस ऑफ रिटेल स्टोर, कि अगर रिटेल स्टोर की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है, चेक करना है, तो किस तरीके से हो पाएगी, ठीक है। तो ये आता है सेल्स पर स्क्वायर फीट, कि आप अपने जो भी एरिया में आपकी शॉप है या शोरूम है, उस एरिया के जो शेल्स हैं, जैसे जो भी आपके खाने बने हुए हैं उसके अंदर सामान पड़ा हुआ है, तो आप उसके शेल के अकॉर्डिंग ही चीजें सोच पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है सेल्स पर स्क्वायर फीट, क्योंकि जो भी स्क्वायर फीट है उसके हिसाब से आपने सेल को कैलकुलेट करा है, ठीक है। एक तो ये तरीका है परफॉर्मेंस को मेजर करने का कि आपकी परफॉर्मेंस जो है, आपके सामान बिक रहा है नहीं बिक रहा। दूसरा आता है जो भी आपका पुअर प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो शेल्स बिल्कुल जैसे आपके शेल खाली हैं, तो ठीक है, इससे भी परफॉर्मेंस जो है वो डाउन होती है, परफॉर्मेंस गिर जाती है। और तो वही बताया गया, स्क्वायर फीट के हिसाब से आप कैलकुलेट कर पाते हो। उसके ये सब पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो कस्टमर जो है दोबारा नहीं विजिट करेगा, फिर कंज्यूमर प्रिकॉशंस होनी चाहिए, ठीक है। आरओआई कैलकुलेट करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको कैलकुलेट करना है, तो नेट इनकम अपॉन बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स निकालनी है। सेल्स पर्सन अगर आपके अच्छे नहीं है, अच्छे से डील नहीं करते, कस्टमर दोबारा नहीं आएगा, उससे सेल्स भी गिरेगी और ये सारी दिक्कतें आएंगी। अगर आपकी लोकेशन अच्छी नहीं है तो भी दिक्कत बनती है आपके बिजनेस के अंदर। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, और भी बहुत सारे हैं बट जो मेन है वो मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 7 की तरफ, जो आता है लीगल इन्वायरमेंट एंड सिक्योरिटीज इशू। अब हम सोचो कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा वातावरण है, जो भी हमारे जहाँ पे हमारी दुकान है, बिजनेस है, उसका जो लीगल इन्वायरमेंट है उसमें सिक्योरिटीज इश्यूज कौन कौन से हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले आता है एक टॉपिक आता है लिबरलाइजेशन। ये क्लास हमने 11th में पढ़ रखा है ऑलरेडी, 12th में ये वर्ड पढ़ा था हमने, और एक चैप्टर भी था हमारा एलपीजी का। तो आपको मैं याद दिला दूं कि लिबरलाइजेशन का मतलब होता क्या। तो सबसे पहले इम्पैक्ट ऑन रिटेल इंडस्ट्री, इसका जो लिबरलाइजेशन है इसका इम्पैक्ट पड़ा था हमारी रिटेल इंडस्ट्री पे। वो कैसे, बेसिकली आफ्टर लिबरलाइजेशन रिटेल इंडस्ट्री हैज ग्रोन, फॉरेन कंपनी हैज इन्वाइटेड फॉर इन्वेस्टिंग इन इंडिया, इंडियन कंपनी आर इन्वेस्टिंग इन फॉरेन। अब आप इतना समझो कि लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है पहले तो देखो, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हमारा भारत देश जो है वो आज़ाद हो गया था, उसके बाद जो हमारे 3 पिलर्स जिस पे हमारा हमने पढ़ाई करी है, एलपीजी जिसे हम बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो 3 पिलर्स थे जिसके बाद हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे खड़ी होने लगी थी।
तो लिबरलाइजेशन वो पॉइंट आता है, ये मैं पॉइंट्स इसलिए बता रही हूँ सो दैट आपको लिबरलाइजेशन का मतलब अच्छे से क्लियर हो, और जो याद है वो दोबारा से मतलब याद नहीं आ रहा वर्ड तो उसका मतलब समझ आ जाए। तो लिबरलाइजेशन में होता क्या था बेसिकली, उसमें ये सिनेरियो था कि हमारी जो इकोनॉमी जो नीचे की तरफ गिर गई थी, उसको उठाने के लिए, ग्रोथ में लाने के लिए, दोबारा से बिल्ड करने के लिए लिबरलाइजेशन आया। लिबरलाइजेशन में क्या होता है कि हमें जो भी पहले के टाइम पे जो भी लाइसेंसिंग थी, बहुत सारी कैटेगरी में कि आपको ये काम करना है तो लाइसेंस चाहिए, आप दुकान नहीं खोल सकते, जल्दी से कोई बिज़नेस नहीं कर सकते, तो वो बैरियर्स जो थे ना वो हट रिमूव कर दिए गए थे सो दैट जो हमारी कंट्री के जो लोग हैं, ठीक है? वो काम कर पाएँ, ठीक है? वो भी काम कर पाएँ, वो भी बिज़नेस कर पाएँ एंड जो बाहर के लोग हैं वो हमारी इंडिया में फिर उसके बाद जो है जैसे ही लिबरलाइजेशन आया, तो उसके बाद इंडस्ट्री जो है ग्रो करने लगी, फॉरेन कंपनीज़ हमारी इंडिया में इन्वेस्ट करने लगी और इंडियन कंपनी फॉरेन में इन्वेस्ट करने लगी। अभी जैसे बाहर की कंट्रीज़ की बात करूँ, पिज़्ज़ा हट है, नाइक है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारी कंपनी हैं जिन्होंने हमारी कंट्रीज़ में आकर के अपने आउटलेट खोले और बहुत अच्छा खासा कमा रहे हैं और बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। तो इसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इससे इंक्रीज़ हो गया इंडिया के अंदर। एफडीआई जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी 100% व्हिच विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी हद तक 100% ग्रोथ देखने को मिली है। क्योंकि ये हमारी कंपनी यहाँ पर आके काम कर रहे हैं सो दैट हमारी भी कहीं न कहीं ग्रोथ हो रही है। एग्जिस्टिंग लीगल इश्यूज कौन से थे? रियल एस्टेट है, कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन सिस्टम है, वर्कफोर्स है, लैक ऑफ इंडस्ट्री स्टेटस है, मल्टीपल लेजिस्लेशन है। यानी जो लीगल इश्यूज कौन-कौन से एग्जिस्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, आपको इस तरीके से एग्जांपल से समझाती हूँ, सारे पॉइंट समझ आ जाएंगे। जैसे इंडस्ट्री का जो स्टेटस है उसमें कमी देखने को मिल रही थी। अगर हम लिबरलाइजेशन के पहले की बात करें तो पहले बहुत दिक्कतें थी, ठीक है? कोई पिलर्स नहीं थे, ग्रोथ बिल्कुल डाउन चली गई थी और हमारी कंट्री के अंदर आप लोगों को पता ही है, आपने पढ़ा भी होगा कि कंट्री के अंदर बहुत दिक्कतें फेस हो रही थी और ब्रिटिशर्स घुस गए थे और बहुत दिक्कतें हुई थी। मतलब 200 साल तक तो बिल्कुल इकोनॉमी बिल्कुल डाउन चल रही थी। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे, लाइक रेलवे वगैरह इंट्रोड्यूस हुई, रूट्स वगैरह निकले, तो ये भी कुछ बेनिफिट्स हैं, ठीक है? बट काफ़ी नुकसान भी था, ठीक है? हम उन पे डिपेंड हो गए थे। ये सारे पॉइंट्स थे, जिसकी वजह से इंडस्ट्री स्टेटस काफ़ी लो था। मल्टीपल लेजिस्लेशन था, अगर लीगल इश्यूज की बात करूं, और कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन सिस्टम भी था, वर्कफोर्स बहुत ज्यादा था। तो इस तरीके के पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। रियल इंडस्ट्री लीगल एक्ट्स में क्या आता है? द शॉप एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि जो रिटेल इंडस्ट्री है, जो रिटेल की पूरी एक इंडस्ट्री है, उसके लीगल एक्ट्स कौन कौन से हैं। तो ये तो बस आप समझ लो, ठीक है? ज्यादा कोई इसमें से कुछ पूछेगा नहीं। जैसे शॉप एस्टैब्लिशमेंट, इसमें क्या है कि आपकी शॉप वगैरह किस तरीके से एस्टैब्लिश होती है। जैसे छोटे मोटे दुकानदार जो दुकान खोलते हैं उनको एक पर्चा सा लगाना होता है सो दैट कोई इंक्वायरी हो तो आप बोल सको कि इस तरीके से हमने जो है लगा रखा है। सेल टैक्स एक्ट आया, सर्विस टैक्स जो आप लोग पे करते हो जब भी आप किसी रेस्टोरेंट कैफे में जाते हो तो वहाँ पे सर्विस टैक्स होता है। कई बार तो कई लोग तो पे करते ही नहीं है इसको, ठीक है? लेबर एक्ट हो गया, सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 आपने बिजनेस लॉ के अंदर पढ़ा होगा कि जिसमें गुड्स वगैरह जो सेल होते हैं, जो कौन से मूवेबल हैं और कौन से इनमूवेबल हैं, ये सारे गुड्स वगैरह के बारे में आपने पढ़ा होगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा कि हर एक कंज्यूमर के कुछ प्रोटेक्शन के कुछ एक्ट्स बनाए गए हैं। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 था। स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर एक्ट 1976 था। इस तरीके से कुछ एक्ट्स हैं जो कि आपको मैंने यहाँ बताया। नेक्स्ट पे आता है, लास्ट पेज है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इम्प्लीकेशन ऑफ वैट के बारे में बात करूँ तो वैल्यू एडेड टैक्स कब आया था फोर्स में? जून 2005 में, यानी 2005 में आया था वैल्यू एडेड टैक्स। टैक्स वाज टेकन एट एवरी स्टेप, हर एक स्टेप पे टैक्स लिया जाता है। वेयर वैल्यू इज एडेड इन द रॉ मटेरियल, जो कि हमारे रॉ मटेरियल जो कच्चा माल हम खरीदते हैं उसके अंदर ही ऐड हो जाती है वैल्यू। सिक्योरिटी एक्सपेक्ट इन रिटेलिंग क्या है? एक एक्सटर्नल सिक्योरिटी होती है और एक्सटर्नल होती है, बस। तो ये मेन थे जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं, ठीक है? आई होप आपको अच्छे से क्लियर भी हुए होंगे, मोस्ट प्रोबेबली। तो जो मेन था उस पे मैंने काफ़ी अच्छे से फोकस किया और अच्छे से समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 9 पे, वो हम समझ लेते हैं। रूरल रिटेलिंग एंड ई-टेलिंग क्या होता है, ठीक है? तो ये भी ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा, ठीक है? लेकिन थोड़ा है ये, थोड़ी डिटेलिंग इसके अंदर है थोड़ी ज़्यादा, तो मैं आपको वो समझा देती हूँ। तो देखो अब आता है यूनिट नंबर 9 जो है रूरल रिटेलिंग एंड ई टेलिंग में क्या क्या है। इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री विच लार्ज डाइवर्स रूरल मार्केट, देयर इज अ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरिया एंड दे डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर। देखो ये सारी चीजें ना कहीं हमारे इंडियन इको से कुछ ना कुछ कनेक्टेड नजर आएंगी आपको कि इंडिया जो है ह्यूज कंट्री है, लार्ज डाइवर्स रूरल मार्केट। पहले हमारी जो मार्केट हुआ करती थी, मतलब लोग जो है 80 to 85% किस में लगे हुए थे? एग्रीकल्चर में लगे हुए थे, ठीक है? बिफोर इंडिपेंडेंस की अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है कि जिस दिन आज़ादी मिली उसके हम 2 दिन बाद या 6 महीने बाद हमारी इकोनॉमी खड़ी हो गई थी। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको पता है लैकिंग थी, उसमें कमी थी। सारे पॉइंट्स जो आपको पता ही है, 0.2% की ग्रोथ रेट थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डाउन था हमारा।
और कहीं ग्रोथ रेट नहीं थी और सारी चीज़ें एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, ठीक है? रूरल मार्केटिंग क्या होती है? रूरल मतलब होता है गाँव। गाँव की मार्केटिंग किस तरीके से होती है? मेनी कंपनीज़ लाइक आईटीसी, टाटा केमिकल, महिंद्रा, शुभ लाभ, ये सारी जो कंपनी है रूरल मार्केटिंग के ही कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है? नेक्स्ट की अगर बात करूँ तो रूरल मार्केटिंग के रूरल रिटेल सिनेरियो जो बनाता है, जो आरआरएस बनाता है, उसके क्या फीचर्स हैं? यानी कि जो हमारा रूरल रिटेल है, गाँव के जो रिटेल की जो सिनेरियो है, वो किस तरीके से दिखाई पड़ता है? तो डायरेक्टली परचेज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर व्हिच मेक्स प्राइस चीपर, यानी कि अगर हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कोई भी सामान खरीदते हैं, तो हमें सस्ता पड़ता है, चीपर पड़ता है। अब आप खुद सोचो कि अगर हमें कोई भी सामान लेना होता है, तो आज हम इतने एडवांस हो चुके हैं कि हमें क्वांटिटी ज़्यादा लेनी होती है, तो हम कभी भी छोटे-मोटे रिटेलर से नहीं लेते। हम चाहते हैं डायरेक्ट हम मैन्युफैक्चरर से लें, सो दैट जो बीच का जो मीडिएटर है उसका पैसा हमको बच जाए। एक्ट एज टू वे सप्लाई चेन, यानी कि जो टू वे सप्लाई है वो चले, ठीक है? सप्लायर टू कस्टमर में डील हो, ठीक है? एश्योर्ड गाइडेंस क्वालिटी प्रोडक्ट, और हमें एश्योर्ड होना चाहिए, जेन्युइन प्रोडक्ट मिलना चाहिए और क्वालिटी प्रोडक्ट मिलना चाहिए, और पोटेंशियल टूरिज्म पॉइंट होना चाहिए, एक पोटेंशियल होना चाहिए उस प्रोडक्ट को लेके। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट पे आता है कुछ इश्यूज आते हैं हमारे किसके रिगार्डिंग, हमारे रूरल रिटेल सिनेरियो को लेके। इश्यूज में क्या आता है? अंडर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखो भाई, पहले की बातें अगर मैं उठाऊं और आज भी बात उठाऊं, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो पहले से तो काफी डेवलप हो चुका है। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अंडर डेवलप में काउंट हो रहा है, और जो बेरोजगारी है वो तो आज भी देखने को मिलती है और पहले भी गाँव में देखने को मिलती थी। क्योंकि वहां पे सिर्फ एग्रीकल्चर पे काम हो रहा है, इतना आउटपुट नहीं आ रहा जितनी मेहनत लग रही है। तभी गाँव के लोग क्या करते हैं, वहां पे अगर उनकी कोई जमीन भी पड़ी होती है तो वो किसी ना किसी को आगे दे देते हैं और शहर में आके खुद नौकरियां या बिजनेस करने लग गए हैं। सपोर्ट में क्या आता है? बेसिकली यहाँ पर आता है, पूरा आता है, नरेगा आता है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर आता है, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स आते हैं। ये तो कुछ सपोर्ट के लिए सिस्टम्स जो है आपको नाम बताए गए हैं। नेक्स्ट में आता है आपके कुछ फीचर्स आते हैं। फीचर्स हैं आपके रूरल मार्केट के। सबसे पहला तो आता है लार्ज एंड स्केटल मार्केट है ये। मेजर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, ये तो आपको पहले से ही पता होगा कि हमारे जो गाँव है वहाँ पे कोई पहले से कोई दुकानें नहीं हुआ करती थी, ठीक है? तो कोई इतनी खास दुकानें नहीं थी, बस जो भी काम धंधा हो रहा था वो एग्रीकल्चर पे हो रहा था, या फिर वो गाय भैंस वगैरह पाल ली या बकरी पाल ली, वो दूध दे देगी तो सप्लाई कर देंगे, मतलब बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट्स में काम हो रहा था और एग्रीकल्चर पे। तो मेन इनकम इनकी एग्रीकल्चर से आती थी। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है रूरल मार्केट के अंदर, ट्रेडिशनल आउटलुक होता है, बहुत पुराने तरह की सोच के हिसाब से वो लोग जीते हैं, कपड़े रहन सहन वैसा ही होता है इनका, ठीक है? नेक्स्ट आता है फ्रेंचाइजिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा। इसको मैं अच्छे से डिटेल में आपको समझाती हूँ। फ्रेंचाइजिंग क्या है? इट इज अ मार्केटिंग टेक्निक टू एक्सपैंड द बिजनेस ऑपरेशन, कि आप अपने बिजनेस ऑपरेशन को किस तरीके से, किस टेक्निक की मदद से आप उसको एक्सपेंड करते हो। एक होता है, इसके अंदर दो पार्टी इन्वॉल्व होती है, एक होता है फ्रेंचाइजर, एक होता है फ्रेंचाइजी, ठीक है? फ्रेंचाइजर जो होता है वो मेन मालिक होता है, जो फ्रेंचाइजी होता है वो मालिक के नीचे वाला पर्सन होता है, जो कि अपना थोड़ा बहुत अधिकार इसको शिफ्ट कर देता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो पिज्जा हट, ठीक है? अब आप कहीं भी जाते हो तो आपको पिज्जा हट देखने को, डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, इतने सारे आउटलेट देखने को मिलते हैं। तो आपको सोचोगे कि इसका जो मेन मालिक है, जो जिसने इसको इन्वेंट किया होगा, जिसने इसको कहीं न कहीं इन्वेंट क्या बोलूँ, मतलब जिसने इसको स्टार्टअप किया होगा, वो एक ही अकेला बंदा होगा। उसने अपने नीचे जो है, उसको अपने ब्रांड में काफ़ी सक्सेस मिली, उसकी गुडविल अच्छी है, सो दैट उसने अपनी फ्रेंचाइज़ी, अपनी प्रोडक्ट के प्रति जो भी बनाने की जो टेक्निक्स हैं वो आगे शेयर करी और उनको पैसों में बेचा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेंचाइज। हमारा टॉपिक क्या है नेक्स्ट? द बेनिफिट टू फ्रेंचाइजी, जो कि हमारी फ्रेंचाइजी है, यानी कि दो पर्सन्स हैं, एक है फ्रेंचाइजर और एक है फ्रेंचाइजी, ठीक है? तो फ्रेंचाइजर जो होता है वो बेसिकली एक तरीके का जो कि मालिक, ओनर कह सकते हैं, और जो फ्रेंचाइजी होती है यानी कि अ, जो ओनरशिप है, या फिर किसी भी आउटलेट का जो ओनरशिप बनने का जो राइट है वो ले रहा है, ठीक है? तो जो बेनिफिट है टू फ्रेंचाइजी का वो है, द स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स कैन एस्टैब्लिश देयर बिजनेस बाय एक्वायरिंग प्रूवन बिजनेस मॉडल, यानी कि जो जिसको कोई, मान लो जो यहाँ पर कोई पर्सन है जिसका नाम है राजू, ठीक है? अब ये राजू की कोई गुडविल नहीं है, मार्केट में कोई नहीं जानता, इसका कोई बिजनेस नहीं है बढ़िया सा। सो अगर ये बिजनेस जो है बढ़िया करना चाहता है तो ये फ्रेंचाइजी वगैरह लेगा और इसको इसका बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही साथ द रिस्क गेट रिड्यूस कंपैरेटिवली फॉर फ्रेंचाइजी एज अ बिजनेस मॉडल इज अ प्रूवन हैज गेन गुडविल, क्योंकि आपने किसी की बनी बनाई गुडविल को ही बाय कर लिया है, खरीद लिया है, आपको पता है कस्टमर तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है? बस आपको एक बार पेमेंट करनी है, पैसे भरने हैं, फ्रेंचाइजी फीस जगह जो होगी, और देन रॉयल्टी तो आगे चलती रहेगी, वो सारी फीस आपको पे करनी है। देन आफ्टर आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, आपका जो रिस्क है वो भी रिड्यूस हो जाता है फ्रेंचाइजी लेने के बाद,
ठीक है? और आपको ये टेंशन नहीं रहती कस्टमर आएँगे या नहीं आएँगे, क्योंकि कस्टमर जो होंगे वो ऑटोमैटिकली आएँगे, क्योंकि इसकी ऑलरेडी गुडविल बनी हुई है और आपने उसको बाय किया। एडवांटेजेस क्या हैं फ्रेंचाइज़ी कॉन्सेप्ट के? ये जो कॉन्सेप्ट है जो फ्रेंचाइज़ी का, उसके क्या-क्या एडवांटेजेस हैं, क्या-क्या फ़ायदे हैं? तो सबसे पहला है फ्रेंचाइज़ी कैन रैपिडली एक्सपेंड। देखो जो फ्रेंचाइज़ी होती है वो रैपिडली एक झटके में एक्सपैंड कर जाती है, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी सब नाम बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, बस आउटलेट खोलना है एंड देन स्टार्ट करना है। मेक यूज़ ऑफ द लोकल रिलेशनशिप एंड नॉलेज ऑफ द फ्रेंचाइज़ी फॉर बेटर पेनिट्रेशन इनटू द मार्केट। मार्केट में हम ऑलरेडी नाम बना हुआ है, बस एक रिलेशनशिप जो है वो ऑलरेडी बिल्ड हुआ है, बस नॉलेज धीरे-धीरे गैदर होती रहेगी, कस्टमर बनते रहेंगे और 19-20 का फ़र्क रहता है थोड़े-थोड़े आउटलेट का, बाकी मोस्टली सब सेम होते हैं, जैसे मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, ऐसे सो मेनी एग्जांपल्स हैं। फ्रेंचाइज़र डू नॉट नीड्स टू मॉनिटर बिज़नेस एज़ फ्रेंचाइज़ीज़ मोटिवेटेड इट। यानी कि जो हमारा फ्रेंचाइज़र है, ठीक है? उसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कोई भी बिज़नेस के को मॉनिटर करने की, ठीक है? ऑलरेडी वो मोटिवेटेड रहता है, टेंशन फ्री रहता है एंड द फ्रेंचाइज़र कैन ग्रो रैपिडली विद फ्रेंचाइज़ी। और जो हमारा फ्रेंचाइज़र होता है वो ऑटोमैटिकली दोनों ही पार्टीज़ एन्जॉय करती हैं और फ्रेंचाइज़र को जो है ऑलरेडी पता होता है कि वो आगे जो है वो धीरे-धीरे उसके आउटलेट खुलते जाएँगे और वो भी ग्रो करेगा और फ्रेंचाइज़ी भी आगे ग्रो करेगी। आई होप आपको क्लियर है। अब कुछ इसकी बुराइयाँ भी हैं फ्रेंचाइज़ी कॉन्सेप्ट की, वो समझ लेते हैं। जैसे 2 पार्टीज़ बताई मैंने, एक होता है फ्रेंचाइज़र, एक होता है फ्रेंचाइज़ी। जो फ्रेंचाइज़र होता है वो बेसिकली फाइंड इट डिफिकल्ट टू अट्रैक्ट फ्रेंचाइज़ी अनलेस द बिज़नेस मॉडल इज़ प्रूवन सक्सेसफुल। ठीक है एंड दूसरे में बताया गया फ्रेंचाइजी फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक ह्यूज इन्वेस्टमेंट एज रिक्वायर्ड एज सक्सेसफुल फ्रेंचाइजर। आप देखो भाई जाहिर सी बात है कि अब अगर किसी को किसी की फ्रेंचाइजी लेनी होती है तो जाहिर सी बात है कि उसके पास काफी ज्यादा करोड़ों रुपए होने चाहिए तो ही वो फ्रेंचाइजी को ले पाएगा। क्यों? अगर उसके पास पैसे अच्छे नहीं होंगे तो फ्रेंचाइजी कहाँ से लेगा? ठीक है, तो इस तरीके की थोड़ी बहुत इसके अंदर बुराइयां वगैरह हैं। ठीक है, और ये काफी यहाँ पे लिखा है इट नॉट इजी टू मेंटेन द स्टैंडर्ड क्वालिटी। और बहुत ईजी नहीं होता इसकी क्वालिटी को मेंटेन करना। आप अपनी यहाँ मर्जी नहीं चला सकते कि बर्गर में अगर अगर आप मान लीजिए मैकडॉनल्ड्स के बर्गर की बात करें तो उसके अंदर ये नहीं है कि आपको पनीर भी ऐड ऑन करना है वेज बर्गर के अंदर, या सिर्फ ओनली जो नॉर्मल वाला होता है मैकालू टिक्की जो होती है उसके अंदर पनीर भी ऐड ऑन करना है, या फिर आपका मन कर रहा है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपके जो जो फॉर्मूला है बनाने का आपको उसी के अकॉर्डिंग बनाना है, अपनी मर्जी नहीं चलानी है। ठीक है, जो फ्रेंचाइजी के रूल्स रेगुलेशन है वो आपको फॉलो अप करने हैं। फ्रेंचाइजर हैज टू टेक द पेन ऑफ द एजुकेटिंग एंड मोटिवेटिंग द फ्रेंचाइजी, और साथ बाय साइड ट्रेनर्स जो होते हैं यानी कि जो वर्कर होते हैं उनको ट्रेन करना पड़ता है सो दैट उनको एजुकेट करना, मोटिवेट करना ताकि वो काम करते रहें और सही ढंग से करें और सही डायरेक्शन में काम करें। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ अ फ्यू फ्रेंचाइजी में इफेक्ट द गुडविल। अगर कोई भी मान लो कभी कभार क्या होता है कि हमें कहीं का स्टाफ अच्छा नहीं लगता तो हम सोचते हैं ना कि हाँ भाई जैसे हम हल्दीराम पे जाते हैं तो हल्दीराम की बहुत सारी चीजें काफी अच्छी लगती है। ठीक है, आप बताना कि आपने हल्दीराम का क्या ट्राई किया है, और वैसे तो काफी कुछ ट्राई किया होगा बट आपको क्या अच्छा लगता है हल्दीराम का, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। और वैसे तो वहाँ का जो डोसा है वो भी काफ़ी अच्छा है और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि वड़ा पाव है, वो काफ़ी सारी चीज़ें बढ़िया हैं। हल्दीराम्स की मैं बात करूँ तो हम एक ब्रांड के नाम पे, गुडविल के नाम पे ही कहीं भी जाते हैं तो हल्दीराम ढूँढते हैं या फिर मैकडॉनल्ड्स ढूँढते हैं, वहाँ बैठते हैं जाकर के, ठीक है? क्योंकि हमें उनकी क्वालिटी का थोड़ा बहुत पता होता है कि हमें उनका टेस्ट के बारे में पता है कि देखो 19-20 का फ़र्क रहता है, ठीक है? बिल्कुल सिमिलर नहीं होता कि मान लो अगर आपने फॉर एग्जांपल आप गुड़गाँव गए हो, वहाँ पे आपने डोसा ट्राई किया और किसी दूसरी लक्ष्मी नगर गए, वहाँ पे भी आपको बिल्कुल एज़ इट इज़ सेम मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, कारीगर के हाथ पे भी होता है, ठीक है? वैसे मोस्टली उनकी जो स्टफिंग होती है, वो बनाने की टेक्निक और ये सब तो सेम ही रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से बात रहती है। अब हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है ई-टेलिंग का, ठीक है? उसके बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो ई-टेलिंग मतलब ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि जो भी सामान, जो भी गुड्स या सर्विसेज़ दी जा रही है, वो किसकी मदद के द्वारा दिए जा रहे हैं? इंटरनेट की मदद के द्वारा दिया जा रहा है। जैसे कि आप देख ही सकते हो, अभी तक हमने पहले कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था? यही सब पढ़ा था कि भई रिटेलर होता है, हम शॉप पे जाते हैं, रिटेलर हमारे कस्टमर के ऊपर काम करता है, अच्छे प्रोडक्ट बनाना मतलब प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, प्राइस अच्छा होना चाहिए, इन सब पे काम करता है। लेकिन अगर यही सारी चीज़ें जो सामान हम शॉप पे लेने जाते हैं, वो अब हमें ऑनलाइन घर बैठे-बैठे मिल जाता है। तो वही चीज़ है कि सामान और सर्विस जो मिल रही है हमें घर बैठे-बैठे इलेक्ट्रॉनिक यानी इंटरनेट की मदद से हम ऑपरेट कर पा रहे हैं और सामान और सर्विस हमारे घर तक पहुँच रही है। जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ऐसे बहुत सारे, स्नैपडील, मीशो, बहुत सारे हैं। ऑनलाइन स्टोर आर ओपन, ऑनलाइन स्टोर खुल गए 24/7 इसकी सर्विस रहती है। आप रात को 2 बजे कोई सामान ऑर्डर करना चाहते हो तो आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब उसकी डिलीवरी होनी होगी आ जाएगा वो। शॉप एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर विद देयर ओन कम्फर्ट। आपके कम्फर्ट के हिसाब से चलती है, जब मर्ज़ी ऑर्डर करो, जब मर्ज़ी आप अमेज़न खोलो, कोई चीज़ ऑर्डर करनी है आप कर सकते हो। देयर इज़ नो नीड टू सर्च फॉर अ शॉप। आपको सर्च दुकान को ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे-बैठे फ़ोन चलाओ और सारी चीज़ें आपके हाथ में होती हैं। ई-टेलिंग के कुछ एडवांटेज हैं, कुछ फ़ायदे हैं, ईज़ी और कंफर्टेबल है। कोई रियल एस्टेट कॉस्ट नहीं होती, मेंटेनेंस का कोई चार्ज नहीं है, कोई आपको बहुत सारे जो लोग सामान आज बेच रहे हैं, मीशो पे बेच रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे बेच रहे हैं, अपने घर से भी ऑपरेट कर रहे हैं या फिर जो ऑफलाइन उनकी दुकान चल रही है, उनमें उन्होंने सामान रख रखा है।
बेटर इंटरेक्शन रहता है कंज्यूमर के साथ, लार्ज कवरेज रहती है क्योंकि वो वाइडली ग्लोबली जो है कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं। इसके भी कुछ अब नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं हम लोग डिटेलिंग के। तो मैंने बता दिया आप लोगों को। अब ए-टेलिंग के कुछ लिमिटेशन है, कुछ बुराइयाँ हैं। तो देखो, कस्टमर कैन नॉट सी, फील, टच द प्रोडक्ट। अब ज़ाहिर-सी बात है, हर चीज़ की फैसिलिटी तो नहीं मिलती और हर चीज़ की बुराई होती है। तो ई-टेलिंग की भी अपनी बुराई है कि हम अपने प्रोडक्ट को घर बैठे-बैठे टच करके नहीं देख सकते। कलर वगैरह जो दिखता है बस वही होता है, आने के बाद ना कलर में चेंज होता है, ठीक है? तो इस तरीके से रहता है और हम उसको फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, जब आएगा तभी देख सकते हैं। प्रोडक्ट डिलीवर में वेरी फॉर्म एज़ डिस्प्ले ऑन द वेबसाइट। जो भी वेबसाइट पे प्रोडक्ट हमें डिस्प्ले किया गया है, वो वेरी करता है कि प्रोडक्ट जब डिलीवर होगा तभी होगा, अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग नहीं होगा। ओनली पीपल इन अर्बन एरिया हु आर यूज्ड टू इंटरनेट शॉप ऑनलाइन। यानी कि बहुत सारे जो लोग हैं, इंटरनेट के द्वारा जो काम कर पा रहे हैं अर्बन एरियाज़ में, जो है इंटरनेट की मदद से यूज़ कर पा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। गाँव वगैरह में भी आजकल काफ़ी हद तक चल रहा है। फेल टू कॉन्क्योर द रूरल मार्केट, ठीक है? अब वैसे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है कुछ गाँव के अंदर जहाँ पे लोगों को शॉपिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है, वहाँ पे लोग इतने एडिक्ट नहीं है। शहरों में ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ठीक है? फॉर ग्रोसरी पीपल स्टिल गो टू द फिजिकल स्टोर। और ग्रोसरी पीपल जो होते हैं, जिसको ग्रोसरी का कुछ सामान लेना है, तो वो फिजिकल स्टोर ही जाएँगे, ना कि यहाँ पे ऑनलाइन कुछ खरीदेंगे, ठीक है? तो ये क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट जो हमारी यूनिट बचती है उसका मैं वन शॉट कंप्लीट करा रही हूँ, उसके बाद ये पूरा की पूरी बुक यहीं समाप्त हो जाएगी। बहुत ईज़ी सा टॉपिक है, बिज़नेस एथिक्स। बिज़नेस का मतलब आपको पता ही है। बिज़नेस एथिक्स से पूरा एक वर्ड है, पहले एथिक्स का मतलब समझ लो। एथिक्स का मतलब होता है अ सिस्टम ऑफ मोरल प्रिंसिपल, द साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन कंसर्न्ड विद व्हाट इज़ नॉर्मली गुड एंड बैड, मोरली राइट एंड रॉन्ग। क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, ये चीज़ आपको ऑटोमैटिकली पता होती है क्योंकि ये आपके मोरल एटिकेट्स बताते हैं। अब मान लो आपके घर पे कोई पर्सन आया, ठीक है? और रिश्तेदार आया है, ठीक है? और वो आधे घंटे से वो आपके पेरेंट्स से मिलने आया है, आपके पेरेंट्स कहीं बाहर घूमने गए हैं, कहीं भी गए हैं और हो गया उनको आधा 1 घंटा वेट करते और आपने उनसे पानी तक नहीं पूछा कि आप पानी पियोगे या कुछ है। ये तो आपका फर्ज़ बनता है ना, ये मतलब मोरल एटिकेट है। ये नहीं कह रही कि आप ऐसा करते हो, बट मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए समझा रही हूँ, ठीक है? तो सिस्टम है, एक मोरल प्रिंसिपल है, जो वैल्यूज़ होती है, जो आपको पता होता है हर चीज़ क्या सही है और क्या गलत है, वो आपका एथिक्स है। तो बिज़नेस एथिक्स क्या है कि बिज़नेस के अंदर भी कुछ मोरल एटिकेट्स होने चाहिए सो दैट आपका बिज़नेस अच्छे से रन हो। बिज़नेस एथिक्स क्या है? सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल वैल्यूज़ दैट गाइड द कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल, ऑर्गनाइजेशन एंड बिज़नेस। कि आप अपने बिज़नेस के अंदर इंडिविजुअल के साथ कैसे डील कर रहे हैं, अपने कस्टमर के साथ धोखाधड़ी तो नहीं कर रहे, कहीं उसको गलत प्राइस तो नहीं दे रहे। इसीलिए टॉपिक पढ़ाया जा रहा है बिज़नेस एथिक्स का, ठीक है? एथिक्स तो मतलब समझ गए, मोरल एटिकेट्स, वैल्यूज़, ठीक है? नॉर्म्स, ये सब आता है और यही बिज़नेस के अंदर जब चीज़ें आती है तो हमें अपने कस्टमर के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी, करेंगे तो दोबारा कस्टमर नहीं आएगा, उसको गलत प्राइस नहीं देना, गलत सामान नहीं देना, उसके साथ गलत नहीं बोलना, ये सारी चीज़ें। इसके एम्स क्या है? टू प्रमोट ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी इन ऑल द बिज़नेस डीलिंग। आप जब भी बिज़नेस डीलिंग करो तो ऑनेस्टी के साथ करो। ये हमारा मकसद रहता है बिज़नेस एथिक्स का कि आपको कोई भी चीज़ हाइड नहीं करनी, ठीक है? ट्रांसपेरेंसी रखनी, हर चीज़ बिल्कुल डिस्क्लोज़ करके समझानी है। आपने देखा भी होगा अपने आस-पास शॉप वालों को, जो बहुत अच्छे से बात करते हैं। आप कोई गलत सामान चला भी जाता है तो रिटर्न भी कर लेते हैं, बहुत अच्छे से डील करते हैं आपके साथ। तो ये सारी चीज़ें करने से क्या होता है कि जो कंज्यूमर होता है ना, उसको एक विश्वास आ जाता है, ठीक है? अपने रिटेलर के द्वारा। नॉन एथिकल बिहेवियर इन रिटेल बिज़नेस। आप सोचोगे रिटेल बिज़नेस के अंदर भी कुछ अनबिहेविएबल, मतलब जो नॉन एथिकल बिहेवियर होता है, गलत बिहेवियर होता है, वो होता है क्या? हाँ, बिल्कुल होता है। रिटेलर हू कीप द रिटेल स्टोर ओपन टाइम प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ। ऐसा कुछ नहीं है कि कानून ने जो है वो बना दिया है कि भाई इतने बजे दुकान खुलेगी, ऐसा कुछ होगा, ठीक है? मिसलीड, आप अपने कस्टमर के साथ मिसलीड करते हो, गलत चीज़ करते हो। सेल पर्सन कलेक्ट फ्री गिफ्ट्स मीन्स फॉर कस्टमर यूज़ इट, ठीक है? अब जो कुछ सेल पर्सन्स होते हैं, वो जो गिफ्ट जो होते हैं, वो उसको फ्री गिफ्ट को कलेक्ट कर लेते हैं और बोलते हैं कि कस्टमर इसको यूज़ करेगा या इस तरीके से यूज़ किया था या कुछ इस तरीके की मिसबिहेव करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आता है मतलब वही सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि एम्प्लॉयी थेफ्ट, चोरी-वोरी कर लेना, ठीक है? पाल्मिंग ऑफ हो गया, प्राइस को लेके धोखाधड़ी हो गई, ये सारी चीज़ें आती हैं। बेनिफिट्स क्या हैं मैनेजिंग एथिक्स इन वर्कप्लेस? तो इससे क्या होता है? देखो, कुछ बेनिफिट्स बताए गए हैं कि अगर आप अपने एथिक्स को मैनेज करते हो, मैनेजिंग एथिक्स इन वर्कप्लेस, आप अपने काम की जगह पे अगर ये मोरल एटिकेट्स को फॉलो करते हो तो इसके कुछ फ़ायदे हैं। आपकी सोसाइटी इंप्रूव होती है इससे, आपका बिज़नेस जो है बिल्ड होता है, टीम वर्क होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, टीम स्पिरिट इंटीग्रेट होता है, आपका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है कस्टमर के साथ और काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। एथिक्स हेल्प टू डेवलप स्ट्रॉन्ग पब्लिक इमेज, ठीक है? की ऑफ द स्ट्रॉन्ग पब्लिक रिलेशन गिव स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑफ द पब्लिक। यानी कि कुछ मोरल एटिकेट है जो मदद करते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग पब्लिक इमेज बनाने में, ठीक है? कि हमारी एक इमेज बनाते हैं, जैसे रेपुटेशन मैंने अभी दुकान की बताई आपकी कि भई अगर वो कस्टमर
कोई सामान वापस नहीं करेगा, हर बार वो ज़्यादा चार्ज करेगा, अच्छे से बात नहीं करेगा तो दोबारा कोई नहीं जाएगा और वो 4 लोगों को और बताएगा सोसाइटी के अंदर, तो उसके पास कस्टमर डे बाय डे कम होने लगेंगे। टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट, तो आपकी टोटल क्वांटिटी की मैनेजमेंट में क्या आता है? सबसे पहला ट्रस्ट अमंग स्टेक होल्डर, रिलायबिलिटी यानी इंक्लूड हाई प्रायोरिटी ऑन सर्टेन ऑपरेटिंग वैल्यूज़, कि आपको अच्छे सर्टेन ऑपरेटिंग वैल्यूज़ को प्रायोरिटी देनी है और इससे आपका स्टेक होल्डर के प्रति ट्रस्ट बढ़ता है, रिलायबिलिटी बढ़ती है। आई होप आपको क्लियर है। यहाँ पे पूरा चैप्टर समाप्त होता है, पूरी बुक समाप्त होती है। इसके ऑलरेडी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक दे चुकी हूँ। बीकॉम एफ वाले जो बच्चे हैं इसको वन शॉट देख लेना और इसके गेस्ट पेपर बिल्कुल रेडी हैं और नोट्स भी बिल्कुल रेडी हैं। जो आपको चाहिए, जो आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल से प्राइसेस पे आपको मिल जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।